हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मंसूरी अफजल और आप देख रहे हैं नोबल एकेडमी, जहां पे आपको मिलता है फ्री एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8। ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये चैप्टर में हमें नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ना है। अब नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं वो समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिसोर्स किसे कहते हैं। तो रिसोर्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल करती हो। रिसोर्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन की यानी इंसानों की नीड्स को पूरी करती हो, तो उसे हम कहेंगे रिसोर्सेस। अब ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी नीड्स को पूरी करती है? बहुत सारी चीजें हैं। हमारी नीड्स है क्या? जैसे कि हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, हमें पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। यही सब नीड्स है ना हमारी। अभी मैं मेरी बात करूं तो मुझे ये ऑनलाइन लेक्चर लेना है, पढ़ाना है, तो मेरी नीड्स क्या है? मुझे ये मार्कर चाहिए, ये पूरा डिजिटल बोर्ड चाहिए, ये लाइट्स वगैरह चाहिए, कैमरा चाहिए। तो ये सब मेरी नीड्स हो गई। तो ये सारी चीजें, ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सारी चीजें मेरी नीड्स को पूरी कर दें। तो ये सब मेरे लिए क्या कहलाएगा? ये सब मेरे लिए कहलाएगा रिसोर्स। ऐसे आपकी बहुत सारी नीड्स होगी। आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी पेन चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, नोटबुक चाहिए, बैग चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो पेन, बुक्स, नोट्स बुक्स, वो सब आपके लिए क्या कहलाएगा? रिसोर्सेस। पर सर हम तो पढ़ते ही नहीं है। चलिए, तो रिसोर्सेस क्या हो गया? रिसोर्सेस का मीनिंग क्या हो गया? रिसोर्सेस मींस द थिंग्स, रिसोर्सेस मीन the things which can satisfy, या उसकी जगह आप फुलफिल भी लिख सकते हैं। ऐसी चीजें जो क्या करती हूं? फुलफिल करती हूं, सेटिस्फाई करती हूं। क्या सेटिस्फाई करती हूं? ह्यूमन नीड्स को। द थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसी चीजों को जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड रिसोर्सेस। डेफिनेशन क्लियर है आपको? द थिंग्स मतलब ऐसी चीजें विच कैन सेटिस्फाई और फुलफिल ह्यूमन नीड्स, जो इंसान की नीड्स को पूरी करती हूं। अभी हमने देखा ह्यूमन नीड्स किसे कहेंगे हम? ह्यूमन नीड्स मतलब इंसान की जरूरत है। और इंसान की क्या क्या जरूरत है? इंसान की बहुत सारी जरूरत है। हमें खाना चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, रहने के लिए हमें घर चाहिए, शेल्टर, शेल्टर मींस घर, और भी बहुत सारी हमारी नीड्स है। तो ये सारी चीजें हमारी नीड्स को पूरी करती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए कहलाएगी रिसोर्सेस। यानी फूड रिसोर्स है, क्लोथ रिसोर्स है, शेल्टर यानी हमारा घर जो है वो हमारे लिए रिसोर्स है, और भी बहुत सारी चीजें। अब रिसोर्सेस होते हैं दो तरह के। एक ऐसे रिसोर्स जिसे नेचर ने बनाया है, उसे हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स, और एक ऐसा रिसोर्स जिसे इंसानों ने बनाया है, उसे हम कहेंगे मैन मेड रिसोर्स। तो रिसोर्स कितने तरीके हो गए? रिसोर्स के दो टाइप्स हो गए। एक हो गया नेचुरल रिसोर्स और दूसरा हो गया मैन मेड रिसोर्स। अब किसे कहेंगे हम नेचुरल रिसोर्स और किसे कहेंगे हम मैन मेड रिसोर्स? नेचुरल नाम से ही समझ में आता है कि जो रिसोर्स नेचर ने बनाया है, ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? नेचुरल रिसोर्स। द रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर, द रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स। और मैन मेड रिसोर्स किसे कहेंगे हम? मैन मेड रिसोर्स मींस अ रिसोर्स विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जिसे इंसानों ने बनाया है। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे मैन मेड रिसोर्स। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? आई होप आपको रिसोर्स का मीनिंग पता चल गया होगा। तो हमें ये चैप्टर में कौन से रिसोर्स के बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसे नेचर ने बनाया है। अब आपको बताना है कि ऐसे कौन से रिसोर्स है जिसे नेचर ने बनाया है। रिसोर्स तो बहुत सारे हो गए, जैसे ये कपड़ा भी रिसोर्स हो गया,
ये मार्कर भी रिसोर्स हो गया, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये बोर्ड भी रिसोर्स हो गया, लाइट्स ये सब भी रिसोर्स है, हवा, पानी, जंगल, जमीन, ये सब हमारे लिए रिसोर्स है। पर आपको बताना है कि इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा है और मैन मेड रिसोर्स कौन सा है। ठीक है, यहां पे आपको फोटो दिख रहा होगा जिसमें यहां पे आपको एक एनिमल दिख रहा होगा, यहां पे है क्रूड ऑयल, ये फॉरेस्ट, यहां पे मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, यहां पे पानी है, यहां पे जमीन है, ये सोलार एनर्जी एंड विंड एनर्जी है, और यहां पे नेचुरल गैस है। ये सब हमारे लिए क्या कहलाएंगे? रिसोर्स। पर सवाल ये है कि ये कौन से रिसोर्स हैं, नेचुरल वाले हैं कि मैन मेड वाले हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। उसके लिए हमें यह देखना है कि ये रिसोर्स को बनाया किसने है। क्या लगता है आपको, एनिमल्स को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है या नेचर ने बनाया है? जाहिर सी बात है, किसने बनाया है इसको? इंसानों ने बनाया है। तो क्या कहलाएंगे ये? नेचुरल रिसोर्स। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल मतलब जमीन में से हम जो ऑयल निकालते हैं जिससे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, वो सब चीजें बनाई जाती है, तो ये किसने बनाया है? पेट्रोलियम। जाहिर सी बात है ये भी जमीन के अंदर से नेचर ने ही बनाया है, हम तो खाली उसको निकालते हैं। फॉरेस्ट, जंगल, ये सब भी नेचर ने बनाया है, तो ये भी नेचुरल रिसोर्स। मेटल्स, मिनरल्स, रॉक्स, ये सब भी नेचर ने ही बनाया है, ऑटोमेटिक बना है, ये नेचर ने बनाया है इसको। पानी, ये भी नेचर ने बनाया है। जमीन, ये भी नेचर ने बनाया है। तो ये सारी चीजें जो है ये नेचर ने बनाई है, तो ये सब क्या कहलाएंगी? नेचुरल रिसोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्स। चैप्टर के अंदर हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं हम। तो यहां पे हमें पूरे चैप्टर में पहले ये देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो पूरे चैप्टर में हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। उसमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना है रिसोर्स के यूजेस के बारे में, कि रिसोर्स का क्या यूसेज है, यूसेज ऑफ रिसोर्स। उसके बाद सेकंड हमें रिसोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स। यहां पे हमें वो टाइप्स नहीं पढ़ना है जो अभी मैंने आपको दो बताया, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स, वो टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ना है हमें यहां पे नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि नेचुरल रिसोर्स कितने टाइप्स के हैं। उसके बाद और क्या पढ़ना है हमें, उसके बाद हमें पढ़ना है एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में जो कि है सोइल। सोइल मतलब जमीन। ये जमीन के बारे में, एक ही नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें हमें जमीन के अलग अलग टाइप्स देखने हैं कि कितने टाइप्स की जमीनें हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें यहां पे जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ना है, दैट इज सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन। सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन ये हमारा आखिरी टॉपिक है। तो कुल मिला के हमें ये इतनी चीजें पढ़नी है, यूसेज ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, फिर उसके बाद एक नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है सॉइल, उसके अंदर उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, सोइल इरोजन के बारे में पढ़ना है और सोइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर में हमें ये इतनी चीजें पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले से। सबसे पहला क्या हो गया, सबसे पहला हमें पढ़ना है रिसोर्स। रिसोर्स का मीनिंग तो देख लिया था हमने, फिर भी देख लेते हैं रिसोर्स किसे कहेंगे हम। रिसोर्स मींस, यहां पे आपको मैंने डेफिनेशन बनाई थी, रिसोर्स मतलब ऐसी चीजें जो इंसान की नीड्स को पूरी करती हैं। द थिंग्स विच कैन फुलफिल या तो फिर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ऐसी चीजें जो इंसान की नीड्स को पूरी करती हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे रिसोर्स। एक दूसरी डेफिनेशन है, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है ये वाली। इसके अंदर रिसोर्स की डेफिनेशन क्या दी है, तो इसके अंदर कहा है कि द थिंग्स ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट, ऐसी चीजें जिस पे इंसान डिपेंड करता हो। डिपेंड करना मतलब निर्भर करना। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हम निर्भर करते हैं? जाहिर सी बात है रिसोर्स, रिसोर्स को हम यूटिलाइज करते हैं, उसी पे हम डिपेंड करते हैं। और क्या दिया है, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, जिससे ह्यूमन की नीड्स जो है वो फुलफिल होती हो। ऐसी चीजें जिसपे ह्यूमन डिपेंड करता है, मैन डिपेंड करता है,
और जिससे ह्यूमन की नीड्स फुलफिल होती हो। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा कि ह्यूमन की नीड्स किससे पूरी होती है, रिसोर्स से। और उसके बाद आगे दिया है मेन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम। और मैन के पास क्या होना चाहिए, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए उसको यूटिलाइज करने की। इसका मतलब क्या है, ये लाइन का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिसोर्स है कोल, यानी कोयला। आपके पास रिसोर्स है कोल, लेकिन आपको उसको यूज ही करने नहीं आता है। आपको पता ही नहीं है कि कोयला किस काम में आता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। हालांकि कोयला किस काम में आता है, तो हमारे पास जो कोल होता है इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इससे हम थर्मल पावर प्लांट। कौन से प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इसको जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो अगर हमें पता ही ना हो कि कोयले के क्या यूज है, इसको कैसे यूटिलाइज करना है, तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो रिसोर्स कब कहलाएगा, जब हमारे पास फिजिकल और इंटेलेक्चुअल, मतलब हमारे पास दिमाग हो, नॉलेज हो वो सब चीज का कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, मतलब कैसे यूज करना है, तो उसे हम कहेंगे रिसोर्स। आई होप ये वाली डेफिनेशन आपको पता चली होगी। क्या है डेफिनेशन, ऐसी चीजें द थिंग्स मतलब ऐसी चीजें ऑन विच मैन इज डिपेंडेंट, जिसके ऊपर इंसान क्या करता हो, डिपेंड करता हो। दूसरा, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम, जिससे ह्यूमन की नीड्स क्या होती हो, फुलफिल होती हो। और तीसरा, द मैन हैज द कैपेसिटी, द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम, और इंसान के पास ऐसी कैपेसिटी हो ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके। तो ऐसी चीजें हमारे लिए क्या बनेगी, रिसोर्स। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यूसेज ऑफ रिसोर्स, ये पहला टॉपिक है हमारा, यूसेज ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स के क्या क्या यूजेस हैं, उसके क्या यूज हैं, रिसोर्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे हम रिसोर्स के 3 यूजेस पढ़ने वाले हैं। कितने यूजेस पढ़ने वाले हैं, 3। सबसे पहला है रिसोर्स एज अ फूड, दूसरा है रिसोर्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और तीसरा है रिसोर्स एज अ एनर्जी रिसोर्स। अब ये तीनों का क्या मतलब है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला, रिसोर्स एज अ फूड। रिसोर्स का हम यूज करते हैं एज अ फूड, यानी खाने के लिए। अब क्या खाते हैं हम लोग, आप क्या खाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं तो खाता हूं, मैं साग भाजी खाता हूं, मैं मीट खाता हूं, एग्स खाता हूं, मिल्क खाता हूं, ये सारी चीजें मैं खाता हूं। तो ये जो मीट है, मिल्क है, ये सब कहां से आता है, एग्स वगैरह कहां से आता है। तो मीट, मिल्क, ये सब हमें मिलता है एनिमल से। तो एनिमल्स हमारे लिए क्या है, रिसोर्स ही है ना। कौन सी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। फिर दूसरा, वेजिटेबल्स, पल्सीज, ग्रेन्स, ये सब अनाज वगैरह कहां से आता है, ये आता है एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर भी हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। उसके अलावा और हम क्या खाते हैं, उसके अलावा हम हनी खाते हैं, शहद कहां से आता है, शहद आता है हनी बी से, यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो शहद बनाती है। तो मधुमक्खी भी हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। तो ये जो खाना है ये कहां से आ रहा है, ये सारा जो फूड है वो सब कहां से आ रहा है, रिसोर्स से। तो रिसोर्स का हम यूज करते हैं, पहला यूज क्या करते हैं हम रिसोर्स का, एज अ फूड। तो किसका किसका यूज करते हैं हम रिसोर्स का एज अ फूड में, ये सारी चीजें हम खाते हैं। क्या क्या आ जाता है इसके अंदर, इसमें आ जाएगा फ्रूट्स खाते हैं हम, जो कैसे ग्रो होता है, नेचुरली ग्रो होता है, प्लांट्स पे लगता है फ्रूट्स। उसके अलावा क्रॉप्स, यानी कि जो अनाज वगैरह है, फसलें, क्रॉप्स मतलब फसलें, फसलों में अनाज आ जाएगा, वेजिटेबल्स आ जाएगा, पल्सेस आ जाएगा। तो वो सब हम खाते हैं। वो कहां से मिलता है, वो मिलता है हमें एग्रीकल्चर से। और क्या, दूध हम पीते हैं, तो दूध कहां से मिलता है हमें, एनिमल्स में से। और मीट, यानी कि गोश्त, मीट खाते हैं, वो भी कहां से मिलता है हमें, एनिमल्स में से। उसके अलावा फिश कहां से मिलता है हमें, रिजर्वोइर्स में से। रिजर्वोइर्स मतलब ऐसी जगह जहां पे पानी इकट्ठा हो, उसे रिजर्वोइर्स कहते हैं। जैसे कि रिवर्स भी एक रिजर्वोयर है, जहां पे पानी होता है। पॉन्ड, वो भी रिजर्वोयर कहलाएगा। तो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, जहां पे पानी जमा हो तो उसे हम रिजर्वोइर्स कहते हैं। तो वहां से हमें पानी में से क्या मिल जाता है, मछलियां मिल जाती है। और क्या खाते हैं हम, हनी खाते हैं, जो कौन प्रिपेयर करता है, हनी भी। तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा हमारे लिए रिसोर्स। ठीक है, तो ये है पहला रिसोर्स का यूज, रिसोर्स एज अ फूड। चलो उसके बाद सेकंड देख लेते हम।
सेकेंड यूज क्या है? सेकेंड यूज है सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। रिसोर्स का यूज करते हैं हम एज अ रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल मतलब ऐसी चीज है जिससे कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, यानी कोई भी हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें जिन मटेरियल्स की जरूरत होती है उसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर ये शर्ट बनाना है तो ये शर्ट कॉटन का शर्ट है, तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? कॉटन की जरूरत होगी। ये शर्ट बनाना है तो शर्ट के लिए किसकी जरूरत होगी? मुझे कॉटन की। अब ये कॉटन आएगा कहां? कॉटन कहां से आएगा? कॉटन आएगा कॉटन के प्लांट से। कॉटन का प्लांट कहां से आएगा? वो आएगा एग्रीकल्चर में से। तो ये जो एग्रीकल्चर से हम कॉटन के प्लांट्स उगा रहे हैं उससे हम कॉटन यानी कि रुई बना रहे हैं, वो रुई से धागा बनेगा और उसी से क्या बनेगा? शर्ट बनेगा। तो ये जो कॉटन का प्लांट है ये हमारे लिए क्या किसका काम करता है? रॉ मटेरियल्स का काम करता है। ये हमें रॉ मटेरियल दे रहा है ताकि हम इसे ये सब चीजें बना सके। तो ये भी रिसोर्स ही कहलाएगा। प्लांट अभी हमने देखा एग्रीकल्चर का जो प्लांट है वो भी हमारे लिए रिसोर्स है। तो रॉ मटेरियल पता चल गया आपको। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? जिससे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस मटेरियल्स को हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, जिसे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो और कहां से मिलता है रॉ मटेरियल? हमें बहुत सारा रॉ मटेरियल्स मिल जाता है फॉरेस्ट में से, जंगलों में से। जंगलों में से बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे जंगलों में से लकड़ियां मिलती है, फिर वो लकड़ियों के हम अलग अलग फर्नीचर्स बनाते हैं। जंगल में से और भी पेड़ मिलते हैं जिससे हम पेपर्स बनाते हैं, ये पेपर भी लकड़ियों का बनता है। और एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट मतलब जो एग्रीकल्चर में चीजें उगाई जाती है, यानी जो खेती की जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, एग्रीकल्चर में हम ये कॉटन का प्लांट उगाते हैं और इसी कॉटन के प्लांट से कॉटन बनता है, रुई बनता है और उसी रुई से क्या बनता है? शर्ट बनता है। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कहलाएगा हमारे लिए रिसोर्स। और क्या? वूल। वूल मतलब ऊन। ऊन जो हमें कहां से मिलता है? जो हमें मिलता है शिप पे से। जो शिप्स होती हैं उनसे वूल मिलता है, ऊन मिलता है, और वो उनका क्या बनता है? स्वेटर्स बनते हैं, उसके गालीचे बनते हैं, कारपेट्स वगैरह बनते हैं। कश्मीर में आपने पढ़ा होगा, वो सब कश्मीर में ज्यादा बनाया जाता है। और क्या मिलता है हमें? मिनरल्स, ओर्स। मिनरल्स, ओर्स। मिनरल्स, ओर्स किसे कहते हैं? ओर्स मतलब कच्चा, कच्चा मिनरल। जैसे कि हम जमीन में से जो मेटल्स निकालते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आपने मेटल्स ओर के बारे में, यानी कच्चा मेटल। कच्चा मेटल मतलब जमीन में से हम जो मेटल्स निकालते हैं उसके साथ साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज भी आती हैं, तो उन इंप्योरिटीज को दूर करके हम वो मेटल्स को प्यूरिफाई करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाएंगे? रॉ मटेरियल, क्योंकि इसी मिनरल्स ओर्स में से हम क्या बनाते हैं? अलग अलग मेटल्स बनाते हैं। तो मेटल बनाने का ये रॉ मटेरियल है, इसी में से मेटल्स बनता है, तो ये मेटल बनाने का रॉ मटेरियल कहलाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए? ये सारी चीजें हैं रॉ मटेरियल, जो हमें कहां से मिलती है? यहां ये सारी जगह से मिलती है, फॉरेस्ट में से, एग्रो प्रोडक्ट में से, ये मिलता है हमें शिप्स मतलब एनिमल्स में से, और ये मिलता है हमें जमीन के अंदर से। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए रिसोर्स है। अभी हमने देखा ये फॉरेस्ट भी हमारे लिए रिसोर्स है, एग्रीकल्चर भी हमारे लिए रिसोर्स है, शिप्स मतलब एनिमल्स भी हमारे लिए रिसोर्स है, और ये मिलता है सोइल में से, जमीन में से मिनरल्स, ये मिनरल्स और भी हमारे लिए रिसोर्स है। तो यानी कि रिसोर्स से हमें क्या मिल रहा है? रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद आखिरी में आता है, आखिरी में क्या आता है? रिसोर्सेस एज अ एनर्जी। रिसोर्सेस जिससे क्या बनाते हैं हम? एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी आपने साइंस में पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप्स की एनर्जी होती है, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये जो हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो ये सारी चीजें कैसे बनाई जाती है? हीट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, लाइट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कैसे बनाई जाती है? तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये सारी चीजें जो हैं वो बनाई जाती हैं ये सब मिनरल से। कौन कौन से मिनरल से? जैसे कोल है, तो कोल को हम जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगा, तो इससे हमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और उसी हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अभी मैंने आपको बताया था कि इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हम गाड़ी में यूज करते हैं, व्हीकल्स में, ताकि उससे गाड़ियां हमारी चले। तो कोई भी चीज चलती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम एनर्जी बना दें। ठीक है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में सीएनजी आता है, एलपीजी आता है,
तो ये जो एलपीजी गैस है, ये एलपीजी गैस का यूज कहाँ करते हैं हम? ये जो एलपीजी गैस है इसका यूज करते हैं हम हमारे घर पे खाना बनाने के लिए। तो उससे क्या निकलती है? हीट निकलती है। एलपीजी गैस को जलाते हैं तो उसी हीट से हम खाना बनाते हैं, तो ये हीट एनर्जी के काम में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें कहलाएंगी हमारे लिए एनर्जी, और एनर्जी का सोर्स। तो एनर्जी का सोर्स क्या हो गया? कोल हो गया, कोल से एनर्जी बना दे हम, पेट्रोलियम से एनर्जी बना दे, नेचुरल गैस से एनर्जी बना दे। तो ये सब एनर्जी का सोर्स है, और ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब कौन बना, ये सब चीजें हमारी नीड्स को फुलफिल करनी है, तो ये सब हमारे लिए क्या कहलाएंगी? रिसोर्स। और ये बनाता कौन है? ये बनाती है नेचर, तो इसीलिए हमारे लिए क्या कहलाएंगी? नेचुरल रिसोर्स। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब ये नीचे क्या दिया है? नीचे हमें दिया है नए जमाने की रिसोर्स, जिसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। जैसे सोलार है, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सी वेव से, टाइड से, एब से, वाटरफॉल से, तो ये सबसे भी हम एनर्जी बनाते हैं। ये सब पुराने जमाने की मेथड है जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये सब नए जमाने की है, इसीलिए इसे बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये ऊपर वाली कन्वेंशनल और ये नीचे वाली सोलर एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। पहला टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा? जिसके अंदर हमने पढ़ा यूजेस ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स के यूजेस के बारे में। कितने यूज है? 3 यूज है। एक हम यूज करते हैं एज अ फूड, दूसरा एज अ रॉ मटेरियल, और तीसरा एज अ एनर्जी रिसोर्स। तो ये क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लूं मैं यहां पे। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसोर्स। इसके अंदर हमें रिसोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ना है। अब रिसोर्स के टाइप्स को 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। कितने बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? 3 बेसिस पे। और वो 3 बेसिस कौन से हैं? सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, और उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। क्या मतलब है ओनरशिप का? ओनरशिप मतलब मालिक। रिसोर्स का मालिक कौन है? तो रिसोर्स का मालिक कौन हो सकता है? तो उसके बेसिस पे रिसोर्सेज के 3 टाइप्स है। कौन कौन से? सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है नेशनल रिसोर्स, और तीसरा है ग्लोबल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स किसे कहेंगे हम? ऐसा रिसोर्स जिसको कोई इंडिविजुअल पर्सन ओन करता है। कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन है, यानी इंडिविजुअल मतलब कोई सिंगल पर्सन, कोई सिंगल पर्सन अगर रिसोर्स को ओन कर रहा है, उसका मालिक है, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। नेशन मतलब कंट्री, तो अगर किसी रिसोर्स को कोई कंट्री ओन कर दी है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेशनल रिसोर्स। और अगर रिसोर्स को ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरा वर्ल्ड, अगर उस रिसोर्स को कोई पूरा वर्ल्ड यानी बहुत सारी कंट्रीज ओन कर दी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्लोबल रिसोर्स। तो इंडिविजुअल रिसोर्स किसे कहेंगे हम? इसमें आपने क्या याद रखना है? ऑनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ऑनर का मतलब मालिक, ऑनरशिप मतलब मालिक, यानी रिसोर्स का मालिक कौन है? रिसोर्स का मालिक कौन है? तो रिसोर्स का मालिक कौन हो सकता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब अ सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन, या तो कोई फैमिली भी हो सकती है। अगर कोई सिंगल पर्सन या तो कोई फैमिली किसी रिसोर्स का ओनर है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। उसके बाद सेकेंड आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, नेशन का मतलब, नेशन मतलब कंट्री, तो अगर किसी रिसोर्स को कोई कंट्री ओन करती है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेशनल रिसोर्स। और उसके बाद आता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। तो अगर किसी रिसोर्स को पूरा वर्ल्ड, या तो पूरा वर्ल्ड ओन करता हो, या तो फिर मोर देन वन कंट्री, मोर देन वन कंट्री मतलब एक से ज्यादा कंट्री ओन करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ग्लोबल रिसोर्स। ठीक है, आइए समझ में। रिसोर्स ओन बाय अ वर्ल्ड, या तो फिर अ रिसोर्स कैन बी ओन्ड बाय मोर देन वन कंट्रीज इज कॉल्ड ग्लोबल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किसे कहेंगे हम? अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय अ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। और इंडिविजुअल रिसोर्स किसे कहेंगे? अ रिसोर्स विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन और फैमिली, तो इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। आई होप सबकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे इंडिविजुअल रिसोर्स है तो इसके अंदर एग्जांपल में आप लिख सकते हो
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड हो गया या कोई बिल्डिंग हो गई, तो वो सब क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे आपके पास कोई जमीन होगी या आपका जो घर है, बिल्डिंग है, तो उस घर के मालिक आप होंगे या आपके फादर होंगे या आपके फैमिली वाले होंगे, तो वो रिसोर्स क्या कहलाएगा, आपका घर, आपका बिल्डिंग क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स, क्योंकि इसके ओनर आप हैं। दूसरा नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको एक कंट्री ओन करती हो। अब ऐसे कौन से रिसोर्स है जिसे एक कंट्री ओन कर दी है, ऐसे कौन से रिसोर्स है जिसे एक कंट्री ओन कर दी है, तो कंट्री के अंदर जो रिवर्स है, वो रिवर्स का ओनर कौन है, रिवर्स का ओनर, जैसे हमारी इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो उसका ओनर कौन है, हमारी कंट्री है। यहां पे जो माउंटेन्स है, तो माउंटेन का ऑनर कौन है, जाहिर सी बात है हमारी कंट्री है। तो ये सारे रिसोर्स क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्स। ग्लोबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको एक से ज्यादा कंट्री ओन करती हो, मतलब जिसे एक से ज्यादा कंट्रीज ने मिलके बनाया हो। अब ऐसे कौन से रिसोर्स है जिसे एक से ज्यादा कंट्रीज ने मिलके बनाया है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसे किसने बनाया है, उसे सब कंट्रीज ने मिलके बनाया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा, ये हमारे लिए कहलाएगा ग्लोबल रिसोर्स। तो ऑनरशिप के बेसिस पे कितने टाइप्स हो गए, ऑनरशिप के बेसिस पे 3 टाइप्स हो गए, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और ग्लोबल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको कोई एक कंट्री ओन, जिसको एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन ओन करता हो। नेशनल रिसोर्स मतलब जिसे एक कंट्री ओन करती हो, और ग्लोबल रिसोर्स जिसे मोर देन 1 कंट्री ओन करती हो, एक से ज्यादा कंट्रीज ओन करती हो। एग्जाम्पल हमने देख लिया। चलिए, ये पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारा टाइप्स हो गया फिनिश। अब सेकेंड हम देखते हैं। सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी। री अवेलेबिलिटी, री का मतलब दोबारा, री का मतलब क्या होता है, री का मतलब है दोबारा, फिर से। अवेलेबिलिटी का मतलब दोबारा हासिल करना, फिर से। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, हासिल करना। तो ऐसे रिसोर्स जिसको हम फिर से हासिल कर सके, यानी दोबारा हासिल कर सके, तो उसे हम क्या कहेंगे। अब इसके हिसाब से 2 टाइप्स बनते हैं रिसोर्सेज के। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। री अवेलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ऐसे रिसोर्स जिनको दोबारा हासिल किया जा सकता है या नहीं। री मतलब फिर से, अवेलेबिलिटी का मतलब हासिल करना। तो क्या रिसोर्सेज को दोबारा हासिल किया जा सकता है, तो उसके बेसिस पे 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स हैं, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये फिर से हासिल करने का मसला क्या है, तो ये समझ लीजिए आप। जैसे कि रिसोर्स का हमने यूज किया, हमारे पास एक रिसोर्स था, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिसोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है और अर्थ के अंदर यहां पे है बहुत सारा कोल, ये बहुत सारा कोल है, जमीन के अंदर बना है। अब ये जो कोल है, 1 मिनट, कोयला काले कलर का होगा, ये कोल हो गया। अब ये जो कोल है, तो ये कोल को हमने क्या किया, जमीन में से निकाला, ये कोल को हमने जमीन में से निकाला और निकालने के बाद इसको यूज कर लिया। ये कोल को हमने क्या किया, जमीन में से निकाला और निकालने के बाद इसको क्या कर लिया, हमने यूज कर लिया। यूज करने के बाद ये जितना भी जमीन में से कोल था वो सारा कोल हो गया खत्म। यूज करने के बाद ये सारा कोल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास जमीन में कोई भी कोयला बचा नहीं है, सारा कोल खत्म हो गया। अब सारा कोल खत्म हो गया, तो क्या इस कोयले को हम दोबारा से बना सकते हैं, क्या इस कोयले को हम दोबारा बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ये कोयला जमीन में बनता कैसे है। तो ये जो कोयला है ये जमीन में बनता है काफी लाखों साल के बाद। जैसे जो प्लांट्स होते हैं, जब वो प्लांट्स जमीन के अंदर दब जाते हैं, तो इसी जमीन के अंदर दबे हुए प्लांट्स, ऊपर से जमीन बहुत सारा प्रेशर लगाती है, जमीन बहुत सारा प्रेशर लगाती है और अंदर आपको पता है अंदर लावा है, और उस लावा से बहुत ज्यादा हीट निकलती है। उस लावा से, मैग्मा से, ये मैग्मा है,
तो वो मैग्मा से बहुत सारी हीट निकलती है, तो उस हीट की वजह से ये जो लकड़ी है पेड़ों की, ये लकड़ी कन्वर्ट हो जाती है कोल के अंदर, ये बन जाती है कोयला। ठीक है, तो इसको बनने के लिए बहुत ज्यादा क्या चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए और बहुत ज्यादा हीट चाहिए, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में बनता है, इसको आसानी से बनाया जा सकता नहीं है, और इसको बनने में काफी साल लग जाते हैं, 25 करोड़ ईयर्स। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? 25 करोड़ साल। इसको कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं, 25 करोड़ साल कार्बन को बनने में, यानी कोल को बनने में। तो अब 25 करोड़ साल, यानी कि अभी हम जो कोयला निकाल रहे हैं जमीन में से, वो बना है 25 करोड़ साल पहले, यानी पहले से बनना स्टार्ट हुआ है, अब जाके वो तैयार हुआ है। तो अगर हमें इसे दोबारा बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास कितना टाइम होना चाहिए? 25 करोड़ साल, और बहुत सारी हीट होनी चाहिए, बहुत सारा प्रेशर होना चाहिए, जो कि नामुमकिन के बराबर है। तो इसका मतलब हम इसे दोबारा बना सकते, अगर ये एक बार खत्म हो जाएगा तो इसे हम दोबारा बना सकते नहीं है। तो जिस रिसोर्सेस को यूज करने के बाद हम दोबारा प्रोड्यूस ना कर सके, तो ऐसे रिसोर्स को बोला जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या कहा जाएगा ऐसे रिसोर्स को? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस, रिसोर्स विच कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस, ऐसे रिसोर्स जिसको हम दोबारा से रीप्रोड्यूस नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रीप्रोड्यूस। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे रिसोर्स को हम कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जिसको हम दोबारा बना सकते हो, विच कैन बी रिप्रोड्यूस, द रिसोर्स विच कैन बी रिप्रोड्यूस, जिसको दोबारा बनाया जा सकता है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, ऐसे कौन से रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा बना सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने हमारे घर के पास में एक पवन चक्की लगा दिया। पवन चक्की क्या होता है? विंड मिल। तो हमने हमारे घर के पास में एक ये ऐसी पवन चक्की लगा दी, विंड मिल लगा दिया। अब ये जो विंड मिल है, ये क्या करता है? जब भी हवा बहती है तो हवा बहने से ये विंड मिल घूमता है, तो ये पवन चक्की जो है, विंड मिल जो है, ये घूमेगा। और जब विंड मिल घूमता है तो उसको अगर हम कनेक्ट कर दें जनरेटर से, तो जनरेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके घूमने की वजह से जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो जैसे मान लो कि आज हवाएं बही, और हवाएं बही तो उसके साथ साथ ये विंड मिल भी घूमा, और विंड मिल घूमा तो उससे जनरेटर ने क्या जनरेट किया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे? उस इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टोर कर लेंगे एक बैटरी के अंदर। ये एक बैटरी हो गई, और इस बैटरी में हमने क्या किया? वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर लिया। अब ये बैटरी में हमने स्टोर कर लिया, तो इस बैटरी की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम घर पे यूज करेंगे, उससे पंखे, टीवी वगैरह ये सब चीजें चलाएंगे। अब वो सब हमने चलाया, उसकी वजह से ये बैटरी जो है, इसमें जितनी भी पावर थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी पावर हो गई खत्म, पावर डाउन हो गई इसकी। अब पावर डाउन हो गई तो क्या अब हम दोबारा इसको चार्ज कर सकते हैं? क्या दोबारा से हम ये विंड मिल के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं? हाँ या ना? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये जैसे पंखा आज हवा चलने की वजह से ये घूमा था, कल फिर से हवा चलेगी, कल फिर से ये पंखा घूमेगा, कल फिर से हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को हम सेव करेंगे, स्टोर करेंगे ये बैटरी में। ये बैटरी से फिर दोबारा से हम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। यानी कि यहां पे हमने क्या किया? एक बार एनर्जी बनाई विंड मिल के जरिए से, और उसको यूटिलाइज किया, वो एनर्जी खत्म हो गई, और फिर दोबारा से हमने क्या किया? दोबारा से हमने कल फिर से वही एनर्जी जनरेट की। मतलब यहां पे एक बार जो एनर्जी हम बना दें, रिसोर्स बना दें, उसको दोबारा से हम रिप्रोड्यूस कर पा दें। तो दोबारा से रिप्रोड्यूस कर पा दें तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो हमारे लिए कहलाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे और किसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या आएगा? रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या क्या एग्जांपल आएगा? एक तो ये विंड एनर्जी, दूसरा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस। अच्छा, एक जंगल है, जंगल भी तो हमारे लिए रिसोर्स है ना, फॉरेस्ट हमारे लिए रिसोर्स है।
अगर हमने ये सारे पेड़ों को काट दिया, जंगल को हमने खत्म कर दिया, सारे पेड़ों को काट दिया, इससे जो भी लकड़ियां वगैरह टिम्बर वगैरह था सब निकाल दिया हमने, अब जंगल हो गया खत्म, तो क्या ये जंगल को हम दोबारा से बना सकते हैं, क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। अगर इसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है तो ये कहलाएगा रिन्यूएबल, अगर नहीं किया जा सकता है तो ये कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि ये जो जंगल है हमारा, फॉरेस्ट है, क्या फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे उसके बाद आखिरी आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बेसिस पे रिसोर्स के टाइप। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब वो रिसोर्स कहां पे मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूट है मतलब कौन सी जगह पे वो रिसोर्स मौजूद है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सेंटर मतलब कौन सी जगह पे, कौन से एरिया में, यानी कहां पे वो अवेलेबल है, कहां पे मौजूद है, रिसोर्स कहां पे है, ठीक है, कौन से एरिया में है। तो उसके हिसाब से रिसोर्स के 4 टाइप्स बनते हैं। कौन से 4 टाइप्स बनते हैं, ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला है यूनिवर्सल रिसोर्स, दूसरा है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, तीसरा रेयर रिसोर्स और चौथा सॉलिटरी रिसोर्स। क्या मतलब है इसका, यूनिवर्सल रिसोर्स, सब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब ऐसा रिसोर्स जो हर जगह पे हो, हर जगह मतलब एवरीवेयर, हर एक जगह पे हो, कहीं पे भी आप चले जाओ दुनिया में, हर जगह पे वो मिल जाएगा। तो ऐसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल रिसोर्स, जो कहीं पे भी मिल जाए। दूसरा आता है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल, जनरली अवेलेबल, जनरली मतलब इजीली, अवेलेबल मतलब मिल जाए, यानी ऐसा रिसोर्स जो हमें इजीली मिल जाए, इजीली अवेलेबल हो। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे रिसोर्स को हम बोलेंगे जनरली अवेलेबल रिसोर्स, जो इजीली मिल जाए, जिसको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। रेयर रिसोर्स, रेयर मतलब जो बहुत कम हो, रेयर का मतलब होता है कम होना, यानी लिमिटेड होना। ऐसे रिसोर्स जो बहुत लिमिटेड हो, जो बहुत कम हो, रेयर, तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहेंगे हम, रेयर रिसोर्स, जो लिमिटेड हो, बहुत लिमिटेड जगह पे पाए जाते हो। सॉलिटरी, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। सॉलिटरी रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 जगह पाया जाए, पूरी दुनिया में जो सिर्फ 1 या दो जगह पाया जाए, 1 और 2 प्लेस इन द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 जगह पे हो, ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे, सॉलिटरी रिसोर्स। यूनिवर्सल मतलब जो पूरे यूनिवर्स में हो, मतलब हर एक जगह पे हो, एवरीवेयर हो। जनरली अवेलेबल रिसोर्स, द रिसोर्स विच आर इजीली अवेलेबल इज कॉल्ड जनरली अवेलेबल रिसोर्स। रेयर रिसोर्स, रेयर रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड हो, मतलब फाउंड एट लिमिटेड प्लेसेस, जो एक लिमिटेड प्लेसेस में मिलते हो सिर्फ। और सॉलिटरी रिसोर्स जो पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 जगह पे मिले, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे, सॉलिटरी रिसोर्स। अब चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले यूनिवर्सल रिसोर्स, ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हर जगह पे मिल जाता है, आपको पता है ये ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हर एक जगह पे मिल जाता है? अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर जल्दी से। नहीं याद आ रहा है तो वो है एयर, हवा। हवा आपको हर जगह पे मिल जाएगी, कहीं पे भी आप जाओ दुनिया में, किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में चले जाओ, आपको हवा हर जगह मिल जाएगी। हवा में क्या होता है, हवा में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन आपको हर जगह मिल जाएगा, नाइट्रोजन आपको हर जगह मिल जाएगा। तो ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हमको हर जगह मिल जाएंगे, कहीं पे भी। तो ऐसे रिसोर्स को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिसोर्स, यानी कि द गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। दूसरा है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, ऐसा रिसोर्स जो जनरली अवेलेबल हो। जनरली मतलब जो हमें इजीली मिल जाए, इजीली मिल जाए मतलब जिसको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। अब ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हमें इजीली मिल जाता है, जिसको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है? जल्दी से बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट करो। याद आया है कि नहीं आया? नहीं याद आ रहा है? सिंपल है, जमीन, लैंड। जमीन ज्यादा ढूंढनी पड़ती है, कहां गई जमीन? नहीं ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है इजीली। तो जमीन क्या कहलाएगी हमारे लिए? जमीन कहलाएगी जनरली अवेलेबल रिसोर्स। पानी ज्यादा ढूंढना पड़ता है हमें,
नहीं, मिल जाता है ना पानी, रिवर्स में से मिल जाता है, पॉन्ड्स में से मिल जाता है, वेल्स में से मिल जाता है, और नहीं तो ग्राउंड वाटर में से मिल जाएगा। तो ये चीजें ऐसी हैं, ये रिसोर्स ऐसे हैं जिसे ज्यादा ढूंढना पड़ता नहीं है। रेयर रिसोर्स, ये जल्दी मिलता नहीं है हमें, बहुत रेयर है, रेयर मतलब बहुत लिमिटेड प्लेसेस में है, सब जगह नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसे कौन से रिसोर्स है जो बहुत लिमिटेड प्लेसेस पे है, जो जल्दी मिलता नहीं है? कौन से हैं ऐसे? तो रेयर रिसोर्स में आएगा एग्जांपल गोल्ड, सोना, सब जगह नहीं मिलता है सोना, गोल्ड, सिल्वर, उसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी बहुत कम जगह पे मिलता है, कोल, यूरेनियम। तो ये सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो बहुत लिमिटेड जगह पे हैं, लिमिटेड प्लेसेस पे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है रेयर रिसोर्स। अब आखिरी में आता है सॉलिटरी रिसोर्स। अब ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक या दो ही जगह पे मौजूद है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक या दो ही जगह पे, और कहीं नहीं है? तो ऐसा एक रिसोर्स है जिसका नाम है क्रायोलाइट। क्या नाम है उसका? क्रायोलाइट। ये जो क्रायोलाइट है ये एक मिनरल है जो पाया जाता है सिर्फ ग्रीनलैंड में, ग्रीनलैंड नाम की कंट्री है, वहां पे पाया जाता है, उसके सिवाय ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे? सॉलिटरी रिसोर्स। तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, यानी सेंटर्स के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से ये कहां पाए जाते हैं, उसके हिसाब से चार टाइप्स हैं रिसोर्स के: यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स, रेयर रिसोर्स और सॉलिटरी रिसोर्स। यूनिवर्सल रिसोर्स किसे कहेंगे? द रिसोर्स विच फाउंड एवरीवेयर, जैसे कि एग्जांपल में क्या आएगा? गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद जनरली अवेलेबल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल रिसोर्स किसे कहेंगे? द रिसोर्स विच इजीली अवेलेबल, जो इजीली हमको अवेलेबल हो जाए, जैसे कि एग्जांपल में लैंड और वाटर, पानी, जमीन, ये इजीली मिल जाता है हमें। फिर रेयर रिसोर्स किसे कहेंगे हम? जो लिमिटेड प्लेस में हो, रेयर मतलब बहुत कम हो, बहुत लिमिटेड प्लेसेस में हो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम, कोल, ये सब। सॉलिटरी रिसोर्स मतलब जो दुनिया में सिर्फ एक या दो ही जगह पे हो। आई होप आपको ये सारा टाइप्स आ गया होगा समझ। तो यहाँ पे हमारा जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स है वो होता है खत्म। अब एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं हम इसी चीज को। तो सबसे पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कितने टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के? तीन टाइप्स। सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और ग्लोबल रिसोर्स। अब आपके लिए एक सवाल है, सवाल ऐसा है, रिसोर्स विच ओन बाय अ नेशन या अ कंट्री इज कोल्ड डैश। ऐसा रिसोर्स जिसको कौन ऑन करता हो? एक कंट्री ऑन करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रेयर रिसोर्स, ऑप्शन बी इंडिविजुअल रिसोर्स, ऑप्शन सी नेशनल रिसोर्स, या ऑप्शन डी ग्लोबल रिसोर्स। जल्दी बताइए सही ऑप्शन कौन सा है? क्या आएगा जवाब? रेयर रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स या ग्लोबल रिसोर्स? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेशनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो एक कंट्री ओन करती हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे नेशनल रिसोर्स। चलिए, इंडिविजुअल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तीन टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल। इंडिविजुअल किसे कहेंगे? इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स ओन्ड बाय अ इंडिविजुअल,
यानी कि जिसको कोई एक इंडिविजुअल पर्सन ओन करता हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे कि आपका घर मकान हो गया, या आप या उसकी आपकी फैमिली ओन करती होगी। दूसरा आता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको ओन करती हो कोई कंट्री, जैसे कि आर्मी हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, तो ये आर्मी कौन ओन करती है? इंडियन आर्मी है, तो उसको इंडियन कंट्री ओन करती है, तो ये क्या कहलाएगा? नेशनल रिसोर्स। और ग्लोबल रिसोर्स, ग्लोबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको बनाया गया है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बनाया गया है, जिसको कौन यूज कर, जिसे बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, एक से ज्यादा कंट्री ओन करती है, जैसे WHO है, WTO है, ये किसके अंदर में आता है? ये आता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन को बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगी? ग्लोबल रिसोर्स। चलिए, ये पहला टाइप्स हो गया खत्म। उसके बाद दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी। चलिए, इसमें भी एक क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द रिसोर्स which the resource which can be reproduced, the resource which can be reproduced are called this ऐसे रिसोर्स जिसको विच कैन बी रिप्रोड्यूस, जिसको दोबारा से बनाया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इंडिविजुअल रिसोर्स, ऑप्शन बी रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन सी रेयर रिसोर्स, या ऑप्शन डी यूनिवर्सल रिसोर्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए ऐसे रिसोर्स जिसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, कैन बी रिप्रोड्यूस, तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या कहेंगे? तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। चलिए, उसके बाद अब दो टाइप से, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी मतलब दोबारा से हासिल किया जा सकता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसको दोबारा से हासिल किया जा सकता है, रिसोर्स विच आर प्रोड्यूस देमसेल्व्स, जिसको दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, विंड्स हैं, ये दोबारा बनाए जा सकते हैं, अपने आप बन जाते हैं ये। ऐसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम? रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, जिसको दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जैसे मिनरल्स हैं, कोल्स है, पेट्रोलियम है, इसको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, मिलियंस ईयर लग जाता है, इसको हम दोबारा बना सकते नहीं है। चलिए, आखिरी में आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के हिसाब से कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? सबसे पहला है यूनिवर्सल रिसोर्स, जनरली अवेलेबल, रेयर रिसोर्स और सॉलिटरी। यूनिवर्सल रिसोर्स किसे कहेंगे? यूनिवर्सल रिसोर्स मतलब जो पूरे यूनिवर्स में हर एक जगह पे है, एवरीवेयर है, जैसे यूजफुल गैसेस इन द एटमोस्फियर, तो इसे हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिसोर्स। एग्जांपल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दूसरा है जनरली अवेलेबल रिसोर्स, यानी कि ऐसे रिसोर्स जो हमें इजीली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, जिसको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, जैसे लैंड, सोइल, वाटर, ये सब रिसोर्स हमारे लिए क्या कहलाएंगे? जनरली अवेलेबल रिसोर्स। पास्चर लैंड, पास्चर लैंड मतलब घास का मैदान जहां पे चराया जाता है, पास्चरिंग की जाती है, मतलब चराया जाता है गाय, भैंस, बकरी। रेयर रिसोर्स मतलब जो लिमिटेड प्लेसेस में हो, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, ये सब बहुत लिमिटेड प्लेसेस में पाए जाते हैं, ये सब जगह मिलते नहीं है। और सॉलिटरी रिसोर्स किसे कहेंगे हम? ऐसे रिसोर्स जो मिलते हो 1 और 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, जो 1 या 2 प्लेस में ही मिलते हो, जैसे कि ये क्रायोलाइट। क्रायोलाइट ये एक सब्सटेंस है, एक मिनरल है जो एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, और जो सिर्फ पाया जाता है ग्रीनलैंड के अंदर, ऐसे व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद रिसोर्सेस का जो लास्ट टॉपिक है वो है प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेस को प्लान करना और उसको कंजर्व करना, बचाना। अब सवाल ये है कि रिसोर्सेस को प्लान क्यों करना है, कंजर्व क्यों करना है? प्लानिंग का मतलब, रिसोर्सेस की प्लानिंग का मतलब रिसोर्सेस को प्लान करना है,
प्लान करना है मतलब रिसोर्स के बारे में हमें सोचना है, प्लानिंग करना है उसके बारे में हमें। क्यों प्लानिंग करना है, क्यों सोचना है? कंजर्व करना मतलब रिसोर्सेज को बचाना है, बचाना है मतलब रिसोर्सेज को सेव करना है। तो क्यों हमें रिसोर्स के बारे में सोचना है या क्यों हमें रिसोर्सेज को बचाना है, सवाल ये आता है। तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ रिसोर्स ऐसे हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो बहुत लिमिटेड हैं, कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो बहुत लिमिटेड हैं, और कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं वो लिमिटेड रिसोर्स में जिसको दोबारा से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस। कुछ रिसोर्स बहुत लिमिटेड हैं और उसको दोबारा से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दोबारा बना नहीं सकते। एक तो लिमिटेड है यानी बहुत कम है पहले से ही, और दोबारा से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते मतलब दोबारा हम उसे बना नहीं सकते, तो फिर खत्म हो जाएंगे अगर वो, तो फिर क्या होगा हमारा। जैसे कि कौन से रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो अभी हमने देखा कोल, पेट्रोलियम, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस। तो ये सारे रिसोर्स कैसे हैं, ये सारे रिसोर्स लिमिटेड हैं और इसको दोबारा से हम बना नहीं सकते, दोबारा हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर ये सारे रिसोर्स अगर खत्म हो जाते हैं, ओवर हो जाते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा, आपका क्या होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, कोल से बनती है। हमारी गाड़ियां किससे चलती है, पेट्रोलियम से चलती है। हमारे घर पे खाना किससे बनता है, एलपीजी से, नेचुरल गैस से बनता है। तो ना हमारे घर पे खाना बनने के लिए कुछ बचेगा, ना ही हम कोई गाड़ी चला पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, बिजली नहीं बन पाएगी अगर ये रिसोर्स खत्म हो गए तो इसीलिए हमें क्या करना है, दैट्स वाई वी शुड कंजर्व द रिसोर्सेस, इसीलिए हमें रिसोर्सेस को बचाना है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि रिसोर्सेस को क्यों बचाना है। आई होप आपको पता चल गया होगा रिसोर्सेस को क्यों बचाना है। अब सवाल ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि रिसोर्सेस को क्यों बचाना है, पर सवाल ये है कि बचाएंगे कैसे, कैसे बचाएंगे हम। तो उसी के बारे में दिया है कि हमें रिसोर्सेस का प्लान करना है और उसको कंजर्व करना है। कैसे करेंगे हम, वो देख लेते हैं हम। रिसोर्सेस को कैसे बचाना है, अब देखो रिसोर्सेस से ही हमारी नीड्स पूरी होती है। ह्यूमन की जो नीड्स है वो किससे पूरी होती है, रिसोर्सेस से। पर मसला क्या है, दिक्कत क्या है, रिसोर्सेस, हमारी नीड्स जो है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होती, और बेचारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, जो खत्म हो जाएंगे। तो फिर करें क्या, करें तो करें क्या, क्या कर सकते हैं हम, आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं इनको। तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिसोर्सेज जो लिमिटेड है, जिनको दोबारा बनाया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा बनाया जा सकता नहीं है, तो उसका हमें यूज करना है ओनली तभी जब बहुत ज्यादा नेसेसरी हो, जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में कि अगर आपको कहीं पास में ही अगर कोई सामान लेने जाना है, दूध लेने जाना है, पास में ही 10 कदम 15 कदम बाद दुकान है, तो आप पैदल जाइए, गाड़ी लेके मत जाइए। पास में ही ट्यूशन है तो आप पैदल आइए ट्यूशन के लिए, गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। अगर आपको लाइट पंखे की जरूरत नहीं है तो उसको स्विच बंद कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। जो रिसोर्स लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, तो जब उसकी जरूरत हो, नेसेसरी हो, तभी उसको यूज करना है, अदरवाइज उसको यूज करना नहीं है। इस दूसरा, जो रिसोर्स बहुत चीपर है और इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल वाले रिसोर्स हमने देखा, कौन से रिसोर्स इजीली अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, वो है जमीन, वाटर, ये हमें आसानी से मिल जाता है, इसे ज्यादा ढूंढना पड़ता नहीं है। तो मसला क्या है, हम फिर इसको ज्यादा वेस्ट करते हैं, पानी को हम बर्बाद करते हैं, वाटर को पॉल्यूट करते हैं, रिवर्स को हमने आज कितना पॉल्यूट कर दिया है। तो इजीली अवेलेबल है और सस्ते हैं, इसीलिए हम उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए नहीं। तो जो चीपर हो, सस्ते हो, इजीली अवेलेबल हो, आसानी से मिल जाए, उसे हम वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, जो रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड मतलब बहुत कम है, जैसे
कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो बहुत कम है। तो उनको क्या करना है, हमें कंजर्व करना है। कंजर्व करना मतलब बचा के रखना है, ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, अल्टरनेटिव ऑप्शन फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है हमें, फाइंडिंग अल्टरनेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोल से बिजली बनाते हैं, तो उसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कोयले के अलावा और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो और क्या है, तो पानी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हाइडल पावर प्लांट के जरिए से, या सोलार से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, या विंड मिल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये सारे उसके अदर ऑप्शन है। तो ये सब ऑप्शन फाइंड करना चाहिए और उसको यूज करना चाहिए ताकि हमारा कोल बच जाए, कोयला बच जाए हमारा, ठीक है। और क्या करना चाहिए हमें, और लॉज शुड बी फॉर्म्ड, कानून बनाना चाहिए, लॉज बनाना चाहिए। क्या लॉज बनाना चाहिए, किसके लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को बचाने के लिए लॉज बनाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने लॉज बनाए बहुत सारे कि आप ग्राउंड वाटर को ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, पेड़ों को काट नहीं सकते हो, और भी बहुत सारे लॉज बनाए गवर्नमेंट ने। तो वो लॉज बनाने से क्या फायदा होगा, उस लॉज बनाएंगे हम, उसको क्या करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स करेंगे यानी लागू करेंगे, ताकि लोग रिसोर्सेज को ज्यादा वेस्ट ना करें। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं हम। और आखिरी में पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं हम, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि रिसोर्सेज को ज्यादा यूज ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही रिसोर्स को यूज करें। आपको भी मैं अवेयर करता हूं कि आज के बाद आप भी रिसोर्सेज को ज्यादा यूज ना करें, वेस्ट ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करें। अगर पास में ही कहीं जाना हो आपने तो पैदल चले जाएं, ठीक है, गाड़ी लेके ना जाएं, साइकिल का यूज करें। तो ये सारी चीजें करके हम रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब क्या आता है जी, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि सॉइल क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं जमीन। सॉइल का मतलब क्या होता है, जमीन। अब जमीन क्या होती है, किसे कहते हैं जमीन, वो समझ लेते हैं। तो जमीन किसे कहेंगे हम, ये हो गई हमारी अर्थ। अब अर्थ का सबसे ये ऊपर वाला हिस्सा, अर्थ के सबसे ऊपर वाले हिस्से को, इसे कहते हैं हम सॉइल। सॉइल मतलब ये सबसे अपर लेयर, ये क्या है हमारी अर्थ। अर्थ की अलग अलग लेयर्स होती है, आपने पढ़ा होगा। उसमें ये अंदर वाले को कोर कहते हैं, फिर ये बाहर वाले को मेंटल कहते हैं, और ये सबसे बाहर वाला जो है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। और इसी क्रस्ट के ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सोइल। तो सोइल क्या हो गया, ये अपर मोस्ट लेयर, सोइल इज अपर मोस्ट लेयर, या तो इसको इसकी जगह हम क्या बोल सकते हैं, और सरफेस ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, या इसे हम क्या कह सकते हैं, और सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। ये है डेफिनेशन सोइल की। सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर, अपर मोस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सबसे ऊपर वाले लेयर, या तो फिर सरफेस ऑफ द अर्थ, जहां पे वेजिटेशन ग्रो करती है। वेयर, यहीं पे सब वेजिटेशन ग्रो करती है, जो भी पेड़ पौधे हैं वो सब कहां पे उगते हैं, इसी के ऊपर। वेयर वेजिटेशन कैन ग्रो, जहां पे वेजिटेशन ग्रो करती है या कर सकती है, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की, सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसी लेयर को हम क्या कहेंगे, जमीन, और ये ऊपर उसके वेजिटेशन। तो ये कहलाएगा सोइल। आई होप आपको सोइल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सोइल इज अपर मोस्ट लेयर, यानी सबसे ऊपर वाला लेयर, या तो सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर वेजिटेशन आर ग्रोन, जहां पे वेजिटेशन ग्रो करती है, उसे हम क्या कहेंगे, सोइल, ठीक है। चलिए, तो ये है डेफिनेशन। सोइल इज द अपर पार्ट, सोइल इज द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेर इन
वेजिटेशन कैन ग्रोन इज नोन एज सोइल, सबसे ऊपर वाला पार्ट, सरफेस वाला पार्ट। और ये दूसरी डेफिनेशन है। अब सोइल बनता कैसे है, यानी सोइल किन किन चीजों से मिलके बनता है वो देख लेते हैं। तो सोइल इज अ थिन लेयर, सोइल क्या है, एक पतली सी लेयर है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्थ होती है, अर्थ की अलग अलग लेयर्स, अर्थ अलग अलग लेयर्स में होती है। तो उसमें ये जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट में पूरा पार्ट सोइल नहीं है, क्रस्ट में भी ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसी में सोइल पाया जाता है। जमीन जो है ये सबसे ऊपर वाले पार्ट में ही है। बाकी उसके अंदर तो आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, टेक्टोनिक प्लेट्स मिलेगी, फिर मैग्मा मिलेगा आपको, मैग्मा की लेयर मिलेगी, तो वो नहीं है। सोइल जो है ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है और इसकी लेयर भी बहुत थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है इसकी, ज्यादा मोटी नहीं होती। तो थिन लेयर, अब ये थिन लेयर बनती किसकी है, ये बनती है वेरियस एलिमेंट्स की, बहुत सारे एलिमेंट्स की बनती है ये। अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब बहुत सारे मेटल्स वगैरह होते हैं। बायोटिक रेमिटेंट्स होते हैं, बायोटिक मतलब जो लिविंग चीजें हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह वो भी होते हैं उसके अंदर, बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब उसमें नमी होती है, यानी पानी होती है उसमें। ह्यूमस, ह्यूमस किसे कहते हैं, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, मर के वो मिट्टी बन जाता है, तब उसे ह्यूमस कहते हैं। यानी कि जो जितनी भी लिविंग चीजें हैं अगर वो मिट्टी में मिल जाती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी डीकंपोज हो जाना। जब वो डीकंपोज होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, डीकंपोज होना मतलब मिट्टी में मिल जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमस। जैसे यही प्लांट से अगर ये प्लांट्स, पेड़ पौधे, पत्तियां वगैरह ये सब टूट के जमीन में मिल जाए, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो वो ह्यूमस भी होता है। हम इंसान या जानवर जो भी है, हम भी मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, ह्यूमस। उसके अलावा एयर, एयर भी होती है। अब जमीन में कौन सी एयर होगी, आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर की नाइट्रोजन गैस होती है जमीन में। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो नाइट्रोजन गैस भी होती है इसके अंदर। तो ये सारी चीजों से मिलके बना होता है सोइल। बात नहीं समझना है, समझ में आ गया सोइल किससे बना होता है, मिनरल से, बायोटिक रेमिटेंट से, ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमस होता है, एयर होता है, ये सारी चीजों से मिलके बना होता है सोइल। और जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं वो कहां आते हैं, सोइल के नीचे। पेरेंटल रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, जिससे पेरेंट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स से पेरेंटल रॉक्स कहते हैं। तो वो सोइल के नीचे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं पेरेंटल रॉक्स, तो वो सोइल के नीचे होते हैं। ठीक है, तो सोइल जो है वो ये सारी चीजों से बनता है। और यही जो पेरेंटल रॉक्स है इनका क्या होता है, डेन्यूडेशन होता है। डेन्यूडेशन मतलब यही छोटे छोटे पीस में डिवाइड होते हैं, बड़े बड़े ऐसे पत्थर होते हैं। तो ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनके, और इसी से हम बनता है हमारा सोइल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया सोइल कैसे बनता है। अब आगे देखते हैं हम। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में। सोइल जो है वो कितने टाइप्स के हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सोइल के टाइप्स है वो बताया हमें आईसीएआर में। आईसीएआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रिसर्च करती है। तो उन्होंने हमें सोइल के 8 टाइप्स बताए हैं। कौन से 8 टाइप्स, सबसे पहला आता है एल्यूवियल सोइल, सेकेंड है रेड सोइल, थर्ड ब्लैक सोइल, लेटेराइट सोइल, फोर्थ डेजर्ट सोइल, उसके बाद माउंटेन सोइल, 7 नंबर में फॉरेस्ट सोइल और मार्शी और पिटी सोइल। तो ये 8 टाइप्स के सोइल है। इंडिया में कितने टाइप्स के सोइल है टोटल, 8 टाइप्स के। और ये 8 टाइप्स के सोइल किसने बताया है, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वो 8 टाइप्स कौन से हैं, सबसे पहला है एल्यूवियल सोइल, दूसरा है रेड सोइल, तीसरा है ब्लैक सोइल, चौथा है लेटेराइट सोइल, पांचवा है डेजर्ट सोइल, माउंटेन सोइल, फॉरेस्ट सोइल और मार्शी और पिटी सोइल। अब ये आगे हम इन्हीं सोइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो अलग अलग टाइप्स के सोइल है ये कैसे बनते हैं। क्या क्या पढ़ना है हमें, तो एक तो ये पढ़ना है कि ये कैसे बनते हैं, मतलब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन देखना है हमें। दूसरा, इनमें ये कौन कौन से मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, दूसरा इसके मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, इनमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। उसके बाद ये कहां पाए जाते हैं, इंडिया में कौन से स्टेट में पाए जाते हैं वो देखना है हमें। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें इसमें कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स के लिए ज्यादा सूटेबल है ये। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, कैसे बनते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कहां पाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से हम क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये सारे सोइल बने कैसे हैं।
तो ये है एक ड्रिफ्ट थ्योरी जो ये कहती है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया अभी कहाँ आ रहा है, इंडिया हमारा अभी आता है एशिया के अंदर। तो ये पहले से ही एशिया में नहीं था, पहले से ही एशिया में नहीं था, ये था कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट में। ऐसा कहा जाता है कि ये पहले गोंडवाना में था, तो गोंडवाना से फिर ये इंडिया जो है वो, गोंडवाना से फिर ये इंडिया यहां कैसे आया। तो एक डेप्थ थ्योरी है जो ये कहती है कि इंडिया गोंडवाना से टूटा, अलग हुआ और फिर अलग होके आके ये जो एशियाटिक लैंड था उससे टकरा गया। तो उससे टकराने की मतलब ये एशिया का पार्ट बना। तो जब ये उससे आके टकराया तो जहां पे ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, जहां पे ये एक दूसरे से टकराते हैं तो वहां पे क्रिएट हो जाती है बड़ी बड़ी माउंटेन। क्या क्रिएट हो जाती है? बहुत बड़ी बड़ी माउंटेन्स क्रिएट हो जाती है। तो इसी माउंटेन को हम कहते हैं हिमालय। इसी माउंटेन को हम क्या कहते हैं? हिमालय। मतलब कि आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये है इंडिया। तो इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इंडिया का, ये हिस्सा पहले से ही इंडिया में नहीं था। ये कहां पे था? गोंडवाना लैंड में था। फिर उसके बाद ये आई जमीन, वहां से टूट के अलग हुई, आके एशियाटिक लैंड में टकराई। और वो टकराने की वजह से जब ये यहाँ पे जमीनें, ये जमीनें किसकी थी? ये जो जमीन थी ये एशियाटिक लैंड था और ये हमारा इंडिया। तो जब इंडिया आके एशियाटिक लैंड से टकराया तब यहां पे, जहां भी ये दोनों आपस में टकराए, जब भी दो चीजें आपस में टकराएगी, तो जैसे ये इंडिया आ रहा है यहाँ पे एशियाटिक लैंड है, जब ये आपस में आके टकराएगा तो टकराने से यहाँ की जो जमीन है वो थोड़ी सी हल्की सी ऊपर की तरफ उठ गई। तो उसी की वजह से फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, यानी कि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स बनना चालू हो गए। जमीन यहाँ की ऊपर की तरफ उठ गई, फोल्ड हो गई, जमीन फोल्ड हो गई। जब ये आपस में आके टकराए तो जमीन फोल्ड हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और हिमालय है तो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां पे, इसीलिए इसे बोला जाता है माउंटेन सोइल। तो ये पहला क्लियर है हमारा, माउंटेन सोइल कैसे बना? वो टकराने की वजह से जो जमीन है वो फोल्ड हो गई, जमीन फोल्ड होने की वजह से जमीन ऊपर की तरफ उठ गई, ऊपर की तरफ उठने से बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए। और ये जो माउंटेन रेंज है उसी को हम हिमालय रेंज कहते हैं और यहीं पे पाई जाती है हमारी माउंटेन सोइल। ठीक है, अब यहाँ की तो जमीन ऊपर की तरफ उठ गई, जहां पे ये टकराया था ये वाली जमीन जो है ये पूरी ऊपर की तरफ उठ गई। लेकिन अब ये जमीन तो ऊपर की तरफ उठी है, लेकिन उसके बाजू वाली जमीन जो है वो नीचे की तरफ दब गई है। मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? अब यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा स्लोप। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? यहाँ पे अब क्रिएट होगा, ये जमीन ऊपर की तरफ है और ये जमीन जो है वो नीचे की तरफ है, ये वाली जमीन जो है वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे एक स्लोप क्रिएट हो जाएगा, एक ढलान क्रिएट हो जाएगा। अब वही स्लोप क्रिएट होने की वजह से अब यहाँ पे ये जमीन थोड़ी ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ पे स्नोफॉल गिरती है और वही स्नोफॉल बाद में गर्मी में, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वो गर्मी की वजह से पिघलती है और फिर वही पानी बन के बहती है। तो यहीं से रिवर्स निकलती है। कौन कौन सी रिवर्स निकलती है? यहाँ से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है। वही गंगा यमुना रिवर्स जब यहाँ से निकलती है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र है, इंडस रिवर इधर से निकलती है। तो वो रिवर्स जो जब बह के आती है ऊपर से, तो वो अपने साथ साथ कुछ सोइल के पार्टिकल्स को भी बहा के, यानी पहाड़ों की जो जमीन है उसको काट के उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो टुकड़े बहा के लाती है और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिट, एल्यूवियम डिपोजिट। वो छोटे छोटे टुकड़ों को बोला जाता है एल्यूवियम। और वो जो टुकड़े बहा के लाती है वो लाके यहाँ पे डिपोजिट कर देती है, यहाँ पे वो छोटे छोटे टुकड़े जमा कर देती है। तो इसे बोला जाता है एल्यूवियम डिपोजिट। और इसी एल्यूवियम डिपोजिट की वजह से बनती है हमारी एल्यूवियल सोइल। समझ में आ गया आपको ये एल्यूवियल सोइल कैसे बना हमारा? ये एल्यूवियल सोइल है पूरा। यहां से हमारी वो यहाँ से अरावली रेंज है और वो अरावली रेंज में से कौन सी रिवर्स निकलती है? हमारी साबरमती रिवर निकलती है। तो साबरमती और मही रिवर निकलती है, तो वो यहाँ से एल्यूवियम बहा के लाती है। ठीक है, तो ये एल्यूवियल सोइल का फॉर्मेशन होता है इससे। अब बात करते हैं ब्लैक सोइल की। ब्लैक सोइल मतलब काली जमीन। अब ये काली जमीन कैसे बनी? तो ऐसा कहा जाता है कि आज से लाखों साल पहले यहाँ पे ये वाले हिस्से में थोड़ा टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर मूवमेंट्स हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जमीन फट गई थी और जमीन के अंदर का जो लावा है वो लावा बाहर आ गया था। जमीन के अंदर का जो लावा है वो लावा बाहर आ गया
और वही लावा जो है यहाँ पे धीरे धीरे फैल गया चारों तरफ, और वो जब ठंडा हुआ तो वो लावा एकदम काला हो गया। ये पूरे एरिया को बोला जाता था डेक्कन। ये पूरे एरिया को क्या कहा जाता था? डेक्कन। यहां पे जो लावा निकला था उसे बोला जाता है डेक्कन लावा, और वही लावा जब ठंडा हुआ तो वो बन गया ब्लैक, और इसीलिए ये पूरे एरिया को बोला जाता है ब्लैक सोइल। यानी कि ये जो ब्लैक सोइल है वो कैसे बनी है? वो डेक्कन लावा की वजह से। यहाँ जमीन में से लावा निकला था और वही लावा ये चारों तरफ फैल गया, फिर वो धीरे धीरे ठंडा हुआ तो वो वही क्या बन गया? इग्नियस रॉक बन गया यहाँ पे, और फिर उसी के छोटे छोटे टुकड़े हुए तो वो बन गया हमारा ब्लैक सोइल। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको जमीन जो है वो थोड़ी रेड रेड टाइप की दिखाई देगी, लाल 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 कलर की जमीनें दिखाई देगी, तो इसे बोला जाता है रेड सोइल। जो लाल जमीनें दिखाई दे रही हैं इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है रेड सोइल। अब ये जमीनें लाल क्यों दिखती हैं? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिस केमिकल का नाम है फेरिक ऑक्साइड। केमिकल का नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड केमिकल की वजह से यहाँ की जमीनें लाल दिखती हैं। यह फेरिक ऑक्साइड केमिकल लाल कलर का होता है, रेड कलर का होने की वजह से जमीन का कलर भी हो जाता है रेड, इसीलिए इसे कहा जाता है रेड सोइल। हालांकि यहाँ पे जो बाजू में आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है लेटेराइट सोइल, और ये लेटेराइट सोइल भी रेड कलर का दिखता है क्योंकि इसके अंदर भी एक केमिकल पाया जाता है दैट इज आयन ऑक्साइड। आयन की वजह से इसका कलर भी रेड होता है। पर इसको लेटेराइट इसकी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर इसमें से ब्रिक्स बनाई जाती है। तो एक लेटिन लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज जिसमें एक वर्ड आता है लेटर। लेटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, वर्ड क्या है? लेटर। अब ये लेटर का मतलब होता है ब्रिक, इसे इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं। लेटर का मतलब है ब्रिक, तो उसी से बना है ये वर्ड लेटेराइट। यानी लेटेराइट का मतलब होता है ब्रिक्स, ऐसी जमीन जिससे ब्रिक्स बनाई जाती है। फिर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डेजर्ट सोइल है, ये राजस्थान है हमारा आज, जहां पे रेगिस्तान पाया जाता है। थार डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट यहीं पे पाया जाता है, वहां पे हमारा डेजर्ट सोइल है। और ये जो आपको थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे कश्मीर के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे कि तराई का फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है, तो इसीलिए ये एरिया को फॉरेस्ट सोइल भी कहते हैं। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत सारे जंगल है, इसीलिए इसे फॉरेस्ट सोइल भी कहा जाता है। और यहाँ यहीं पे माउंटेन्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको माउंटेन सोइल भी कहा जाता है। और आखिरी में आता है मार्शी और पिटी सोइल, जो बहुत कम पाया जाता है, ज्यादा है नहीं इंडिया में। मार्शी का मतलब होता है, मार्शी पिटी सोइल का मतलब होता है दलदल वाली जमीन। अब ये जो दलदल वाली जमीन है ये बनती है पानी और जमीन के मिट्टी के मिलने से। जब पानी और मिट्टी आपस में मिल जाती है तो एक दलदल क्रिएट कर देती है, जिसे हम दलदल वाली जमीन कहते हैं, जो बहुत कम पाई जाती है इंडिया में। यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो जगह है यहाँ पे वो जमीन पाई जाती है थोड़ी सी। खैर उसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आगे देख लेते हैं हम। तो ये आपको पता चल गई जमीनें कैसे बनी। ये जो डेप्थ थ्योरी है, यहाँ पे जब जमीनें आपस में टकराई है तो उसकी वजह से यहाँ पे देखो ऊंचे ऊंचे माउंटेन रेंज बने हैं, जिसे हम हिमालयन रेंज कहते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन सोइल का फॉर्मेशन हुआ है। और इसकी वजह से जमीनें थोड़ी ऊपर की तरफ चली गई। ये वाली जमीन जो है वो ऊपर की तरफ चल गई, ये वाली जो जमीनें हैं ये ऊपर की तरफ चल गई और ये बन गई हिमालय। और इसके नीचे वाली जो जमीन है वो थोड़ी नीचे की तरफ रह गई, जिसकी वजह से यहाँ से जितनी भी रिवर्स निकलती हैं वो सब यहाँ से क्या बहा के लाती हैं अपने साथ? एल्यूवियम बहा के लाती हैं, और इसीलिए इसको एल्यूवियल सोइल कहते हैं। और ये लावा, इसी लावा की वजह से ये लावा जमीन में से निकला था डेक्कन में, यानी कि जो सेंटर वाला एरिया है हमारा वहां पे, और ये धीरे धीरे ठंडा हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया ब्लैक सोइल में। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हमें सोइल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सोइल है हमारा वो है एल्यूवियल सोइल। एल्यूवियल सोइल किससे बना है, किसकी वजह से बना है? ये बना है डिपोजिट की वजह से, एल्यूमियम डिपोजिट की वजह से, एल्यूवियम डिपोजिट की वजह से। जो एल्यूवियम डिपोजिट हुआ है, एल्यूवियम मतलब वो जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो माउंटेन्स में से रिवर्स बहा के लाती हैं, ये एल्यूवियम डिपोजिट कौन करता है? ये एल्यूवियम डिपोजिट करती हैं रिवर्स। तो जाहिर सी बात है ये सोइल कहां पाया जाएगा? जहां पे रिवर्स होंगी। तो कहां पाया जाता है ये? नदर्न प्लेन्स में। नदर्न प्लेन्स मतलब
वो हिमालय के नीचे वाला एरिया, ये हिमालय के नीचे वाला एरिया इसे कहते हैं नदन प्लेन्स। यहीं से रिवर्स वो नीचे आती है बह के, तो वो अपने साथ एल्यूवियम बहा के लाती है, तो नदन प्लेन्स में पाया जाता है ये फाउंडेड नदन प्लेन्स। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र वैली, देखो यहां से निकलती है गंगा रिवर, यहां से निकलती है गंगा रिवर, उसके नीचे से यमुना रिवर, यहां से इंडस रिवर, और यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका वैली एरिया यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र वैली में भी क्या पाया जाता है, एल्यूवियल सोइल। और डेल्टा रीजन, कौन सा रीजन, डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स, डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे महानदी है, यहाँ पे गोदावरी है, यहाँ पे कृष्णा है, कावेरी है, तो डेल्टा रीजन किसे कहते हैं, जब रिवर्स जो है जब ओशन में मिलती है तो वहां पे एक छोटी छोटी सी रीजन क्रिएट करती है जिसको डेल्टा रीजन कहते हैं। जैसे ये जो रिवर्स है, कौन कौन सी रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स कहाँ जाके मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो जब ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है तो इसके जो मिलने वाला पॉइंट है रिवर्स और ओशन के, इस रीजन को बोला जाता है डेल्टा रीजन। और इसी डेल्टा रीजन में ये रिवर्स अपने साथ साथ क्या बहा के लाती है, एल्यूवियम बहा के लाती है, इसीलिए डेल्टा रीजन में क्या पाया जाता है, यानी ये वाले एरिया में पाया जाता है एल्यूवियल सोइल। चलिए, तो ये तो देख लिया हमने कहाँ पाया जाता है, और ये देख लिया हमने कि ये कैसे बना है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि ये इंडिया में कितना है। तो सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है एल्यूवियल सोइल, 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी ये जो टोटल एरिया है इंडिया का उसका 43%, यानी ये यहां पे भी है, उसके बाद ये यहां पे भी पाया जाता है, उसके बाद ये यहां पे भी पाया जाता है, तो बहुत सारी जगह पे पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्यूवियल सोइल। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा सोइल है, एल्यूवियल सोइल, जो पाया जाता है 43% एरिया पे, और बाकी 53% पे वो 7 सोइल्स मिला के, यानी कि ये आधे इंडिया में पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो इसमें होता है पोटास, फोस्फरिक एसिड, लाइमस्टोन, ये मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पोटास, फोस्फरिक एसिड और लाइमस्टोन, ये मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। बाकी मैग्नीशियम, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन वो थोड़ी कम क्वांटिटी में पाया जाता है, ये ज्यादा क्वांटिटी में है। अब कौन कौन से क्रॉप्स हम इसमें उगा सकते हैं, तो आखिरी क्रॉप्स व्हीट, पैडी, शुगर केन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, ये सारे क्रॉप्स है जो हम ये सोइल के अंदर उगा सकते हैं। ये क्रॉप्स के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ये सोइल में मिल जाते हैं, तो इसमें अच्छे से उगा सकते हैं हम। इसके अंदर आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 या 4 क्रॉप्स के नाम याद कर लें आप तो भी चलेगा, कोई भी 3 या 4। तो ये हो गया हमारा पहला सोइल कंप्लीट। चलिए अब देख लेते हैं हम सेकंड सोइल के बारे में, जो कि है हमारा रेड सोइल। रेड सोइल किसकी वजह से बना है, इसकी वजह से। क्या है ये है एक केमिकल लाल कलर का जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और ये फेरिक ऑक्साइड जो केमिकल है ये कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। और यही फेरिक ऑक्साइड जो है वो जमीन में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए वो जमीन लाल कलर की दिखती है हमें, इसी की वजह से इसका नाम बढ़ गया रेड सोइल। ठीक है, कितने एरिया में है ये, 19% टोटल लैंड ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो टोटल लैंड है उसके 90% में कहां पाया जाता है वो हमने देखा था। कहां पाया जाता है, ये नीचे वाले एरिया में, ये पूरे नीचे वाले एरिया में। नीचे क्या आता है यहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु से लेके यहाँ पे बुंदेलखंड तक, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल वगैरह तक, यहाँ ये वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये, तमिलनाडु से लेके पेनिनसुलर, पेनिनसुलर मतलब ये वाला एरिया, पेनिनसुलर मतलब उसे कहते हैं जिसके 3 साइड्स में वाटर हो, पानी हो। तो इंडिया का ये वाला हिस्सा है जिसके 3 साइड में पानी है, यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशियन। तो पेनिनसुलर तमिलनाडु के अंदर से लेके कहाँ तक, नॉर्थ में बुंदेलखंड तक, यहाँ पे आता है बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड तक पाया जाता है। ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में कहां तक है ये, ईस्ट में यहाँ वेस्ट बंगाल तक है ये। ठीक है, इसका कलर रेड क्यों होता है, रेड कलर किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है दैट इज फेरिक ऑक्साइड, ये है वो केमिकल, और इसी केमिकल की वजह से ये जमीन लाल होती है। लेकिन ऊपर से लाल होती है ये,
लेकिन थोड़ा सा हम जमीन के अंदर जाएंगे, अंदर खोदेंगे, तो इसका कलर हो जाता है येलो। अब ऐसा क्यों है कि ऊपर से लाल होती है और थोड़ा सा अंदर जाएंगे हम डाउन में जमीन के अंदर तो इसका कलर येलो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला जो केमिकल है, जैसे मान लो ये जमीन है, तो ये जमीन ऊपर से तो हमें लाल दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे तो इसका कलर हो जाएगा येलो, इसका कलर येलो हो जाएगा। तो येलो क्यों हो जाता है? तो सिंपल सा आंसर है कि ये लाल होता क्यों है। लाल होता है वो फेरिक ऑक्साइड की वजह से। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड नाम का केमिकल है ये सिर्फ ऊपर पाया जाता है, अंदर ये फेरिक ऑक्साइड पाया जाता नहीं है, जिसकी वजह से अंदर का कलर जो येलो होता है जमीन का वो नॉर्मल येलो रहता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स है वो देख लेते हैं। इसमें लाइम है, मैग्नीशियम है, फोस्फेट है, नाइट्रोजन है और पोटासियम, ये सारे हैं, लेकिन ये सब बहुत कम है। डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी है, ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में है। अब आखिरी क्रॉप्स कौन से उगा सकते हैं? तो इसके अंदर हम मिलेट, कॉटन, बीट, ज्वार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, ये सारे क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। क्या ये सारे याद रखने पड़ेंगे? नहीं, कोई भी 3-4 आप याद कर लें तो भी चलेगा, कोई भी 3 या 4 क्रॉप्स के नाम याद करें। तो ये हो गया हमारा रेड सोइल। चलिए अब नेक्स्ट सोइल आता है हमारा ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल हमने देख लिया, ब्लैक सोइल किसकी वजह से बना है? ब्लैक सोइल बना है डेक्कन लावा की वजह से। किसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है? डेक्कन लावा, जमीन में से लावा निकला था। डेक्कन मतलब वो पूरा एरिया, वहां से लावा निकला था, तो उसी डेक्कन लावा की वजह से ये जमीन जो है वो बना है, तो इसीलिए इसको ब्लैक सोइल कहते हैं। कितने एरिया में है ये? 15% एरिया में है। कहां पाया जाता है? याद कीजिए मैप में, एकदम सेंटर में पाया जाता है ये वाले एरिया में, एकदम सेंटर वाले एरिया में यहां पे पाया जाता है ब्लैक सोइल। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आता है महाराष्ट्र, देखो ये नीचे जो है ये महाराष्ट्र है, ये ऊपर थोड़ा सा मध्य प्रदेश है, गुजरात में ये थोड़े से एरिया में है, वेस्टर्न मध्य प्रदेश के अंदर आंध्र प्रदेश में ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश का है, तो यहाँ पे पाया जाता है ये। अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? तो इसमें आयरन होता है, लाइम होता है, कैल्शियम होता है, पोटास, एल्यूमिनियम। ठीक है, और अच्छा फर्टाइल है ये सोइल जो है फर्टाइल होता है, यानी इसकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है, मिनरल्स अच्छे बहुत ज्यादा हैं इसकी वजह से। अब इसमें क्रॉप्स कौन से उगा सकते हैं? तो बहुत सारे क्रॉप्स है, कॉटन है, लिनसीड है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, टोबैको है, उड़द है, ये सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं हम। और सबसे ज्यादा ये जो सबसे ज्यादा सोइल जो है ये ब्लैक सोइल, इसमें सबसे ज्यादा उगाया जाता है कॉटन, कपास। कॉटन के प्लांट के लिए सबसे अच्छा है ये, यानी कॉटन का जो प्लांट है वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है इसमें, इसीलिए इसका दूसरा नाम है ब्लैक कॉटन सोइल, यानी ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोइल। क्यों इसे ब्लैक कॉटन सोइल कहते हैं? क्योंकि कॉटन के क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल, सबसे ज्यादा सूटेबल है, सबसे ज्यादा कॉटन का क्रॉप्स उगता है इसमें, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लैक कॉटन सोइल। और इसका एक और नाम है, इसको रेगुर सोइल भी कहते हैं, रेगुर सोइल। अब इसे रेगुर क्यों कहते हैं वो आपने बताना है कमेंट करके, इसे रेगुर सोइल क्यों कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। अब उसके बाद आता है लेटेराइट सोइल। लेटेराइट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये भी लेटेराइट सोइल भी कौन से कलर का दिख रहा है हमें? रेड कलर का दिख रहा है। अब ये रेड कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें भी एक केमिकल पाया जाता था, जैसे रेड सोइल में कौन सा केमिकल पाया जाता था? फेरिक ऑक्साइड। इसके अंदर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड वो भी रेड कलर का होता है, इसी की वजह से ये जो लेटेराइट सोइल है वो भी हमें किस कलर में दिखता है? रेड कलर में दिखता है। ठीक है, अब इसे लेटेराइट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो लेटेराइट नाम है ये आया है लेटिन वर्ड से। लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका नाम है लेटर। लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है लेटर, और ये लेटर का मतलब क्या होता है? ये लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ईंटा। तो आप देख पा रहे होंगे एकदम ईंटे की तरह दिखता है ये, जैसे ईंटा लाल लाल होता है ऐसे ईंटे की तरह दिखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लेटेराइट। ये जो लेटेराइट वर्ड है ये बना कहां से है? ये बना है लेटिन लैंग्वेज के वर्ड लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक, ईंट। ब्रिक मतलब ईंट, जिससे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, लाल कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है, रेड कलर का केमिकल है, उसकी वजह से लाल दिखता है ये। और जब ये वेट होता है, इसकी खास बात ये है कि ये जो जमीन है जब ये गीली होती है तो गीली होने से ये एकदम बटर की तरह स्मूथ हो जाती है, जैसे चिकनी मिट्टी कहते हैं ना, तो एकदम चिकना बन जाता है वो बटर की तरह जब वो गीला होता है, और जब ये सूखता है तो एकदम हार्ड बन जाता है। ये इसकी खास बात है। कहां पाया जाता है? ये भी पेनिनसुला में पाया जाता है,
पेनिनसुलर में हायर एरिया में, अगर आपको मैप याद हो तो पेनिनसुलर किसे कहेंगे हम? पेनिनसुलर मतलब ये वाला एरिया जो तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो उसमें जो वेस्टर्न घाट्स है, ये है वेस्टर्न घाट्स, यानी कि माउंटेन रेंज है वेस्टर्न घाट्स, ये हायर एरिया है, तो यहाँ पे पाया जाता है ये। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इसके अंदर? आयरन होता है, पोटास होता है, एल्यूमिनियम। आयरन पोटास आपको सब में दिख जाएगा, एल्यूमिनियम भी है इसके अंदर। थोड़ा कम फर्टाइल होता है, फिर भी फर्टिलाइजर का यूज करके इसमें खेती की जा सकती है। फर्टिलाइजर मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो डाल के इसमें खेती कर सकते हैं। कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं हम? कॉटन, पैडी, शुगर केन, टी, कॉफी, ये सारे क्रॉप्स को उगाया जा सकता है। और इसका दूसरा नाम है पड़खाऊ सोइल, इसे पड़खाऊ सोइल भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पे शायद रॉन्ग दिया है, एल्यूवियल सोइल जो है उसको पड़खाऊ सोइल बोला जाता है। यहां पे पता नहीं क्यों दे दिया है। चलिए उसके बाद आता है डेजर्ट सोइल। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, जहां पे सिर्फ रेत होती है। और ये बनता क्यों है? रेगिस्तान बनता है सूखे की वजह से। आपने सुना होगा रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है, सूखा होता है, यानी पानी कम होता है। तो जहां पे बारिश कम होगी, जहां पे सूखा होगा, तो ऐसे एरिया में क्या बनेगा? डेजर्ट सोइल। ठीक है, तो ये किसकी वजह से बनता है? एरिड की वजह से, एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट की वजह से। यानी जब क्लाइमेट एरिड हो, एरिड मतलब सूखा, एरिड का मतलब होता है सूखा, यानी कि जब क्लाइमेट सूखा हो, सूखा हो मतलब जब बारिश कम हो, रेनफॉल कम हो, बारिश कम हो, पानी की कमी हो, तो फिर डेजर्ट बन जाता है। इसीलिए इसके डेजर्ट सोइल कहते हैं। क्या होता है? इसमें बहुत सारे सैंड होते हैं, यानी रेती होती है, इसीलिए इसको सैंडी सोइल भी कहते हैं। और कैसा है ये? इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब इसकी फर्टिलिटी एकदम कम होती है, मतलब इसमें हम क्रॉप्स वगैरह उगा सकते नहीं है, बहुत कम क्रॉप्स उगते हैं इसके अंदर। ठीक है, कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान के अंदर, ये गुजरात का ऊपर वाला एरिया, ये यहाँ पे, और थोड़ा सा ऊपर पंजाब में, हरियाणा में। तो राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब में ये सोइल पाया जाता है। और गुजरात में भी कहाँ पाया जाता है? ये कच्छ, ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये है कच्छ का, तो यहाँ पे कच्छ में पाया जाता है ये, कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र के अंदर। अब इसमें मैंने बताया ज्यादा क्रॉप्स उगते नहीं है, लेकिन ये दो क्रॉप्स ऐसे हैं, मिलेट और ज्वार, इसको पानी की कम जरूरत होती है, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम है। इन क्रॉप्स को पानी की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे उगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी वैसे कम होता है। तो अगर हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी हो, पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो, तो हम ये क्रॉप्स उगा सकते हैं, क्योंकि बारिश तो होती नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब उसके बाद आता है हमारा माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल यही हिमालय माउंटेन में ज्यादा पाया जाता है। दिख रहा है आपको, ये हिमालय माउंटेन है, ऊंची ऊंची माउंटेन्स है यहाँ पे। माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा जो माउंटेन है वो भी यही पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है ये माउंटेन सोइल? 2700 से लेके 3000 मीटर्स एल्टीट्यूड, कहाँ पे? हिमालय में। हिमालय की वो जो स्लोपी रीजन है, ऊंची ऊंची ऊंचाई एल्टीट्यूड है, वहां पे ये माउंटेन सोइल पाया जाता है। कितना ऊंचा होता है ये? 2700 से लेके 3000 मीटर्स तक ऊंचा होता है, यानी 3 किलोमीटर तक ऊंची वैली में पाया जाता है ये। और वो कहाँ पे है? वो है हिमालय में। हमने देखा था ना हिमालय कैसे बना था, वो फोल्डिंग की वजह से। कैसा होता है ये? बहुत ही थिन लेयर होती है इसकी, और अंडर डेवलप्ड होती है, मतलब ज्यादा इसमें मिनरल्स वगैरह होते नहीं है। कहाँ पाया जाता है? वहीं ऊपर हिमालय साइड पाया जाएगा ये, यहाँ पे एक तो कश्मीर में, ठीक है, यहाँ पे कश्मीर वाले एरिया में पाया जाएगा, आसाम ये वाला एरिया, दार्जिलिंग में, उत्तराखंड में, ये है उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे ऊपर हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग यहाँ पे, कश्मीर में यहीं पे पाया जाता है ये ऊपर वाले। ये पूरा एरिया समझ लो आप, ये पूरा एरिया जो है ये है माउंटेन सोइल, ये पूरा एरिया माउंटेन सोइल, ऊपर वाला हिमालय। और यहाँ पे आपने ये दो पेड़ देखे होंगे, पाइन और चीड़, ये दो पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा माउंटेन सोइल। अब उसके बाद फॉरेस्ट सोइल, ये है फॉरेस्ट सोइल, देख रहा होगा आपको। अब फॉरेस्ट सोइल की आप जमीन देखोगे तो इसकी जमीन आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगी, काली काली जमीन, ब्लैक कलर की दिखाई देगी। अब सवाल ये है कि ये ब्लैक क्यों रहती है जमीन? तो सिंपल सा रीजन है, फॉरेस्ट सोइल है, तो फॉरेस्ट में क्या होगा? बहुत सारे पेड़ होंगे, और पेड़ों के ऊपर बहुत सारे पत्ते होंगे। तो जब ये पत्ते जो हैं
ये जमीन पे गिरते हैं टूट के। जब ये पत्ते जमीन पे गिरते हैं तो पत्ते वैसे तो ग्रीन कलर के होते हैं, पर ये गिरने के बाद धीरे धीरे ये सड़ने लगते हैं। तो जब ये सड़ने लगते हैं, डीकम्पोज होते हैं, तो ये सड़ के कौन से कलर के कन्वर्ट हो जाते हैं? काले कलर के। सड़ जाते हैं जब ये, सड़ जाना मतलब डिकेड हो जाना। तो जब ये डिकेड हो जाते हैं तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये काले, ब्लैक कलर में। इसीलिए ये पूरी जमीन जो है ये पत्तों से ढक जाती है, कवर हो जाती है पूरी जमीन, क्योंकि पत्ते बहुत ज्यादा गिरते हैं तो पत्तों से कवर हो जाती है, और उसी की वजह से, उसी पत्ते के डिकेड होने की वजह से वो जमीन कैसी बन जाती है? ब्लैक। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक सोइल। ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसमें पत्ते बहुत ज्यादा हैं, तो पत्ते ज्यादा होने की वजह से इसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको ह्यूमस के बारे में बताया था। ह्यूमस मतलब जब पत्ते सड़ जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, तो उस जमीन को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमस। तो इसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। तो है कहां पे ये, वो देख लेते हैं हम। ये भी पाया जाता है वहीं हिमालय में, 3000 से लेके 3001 मीटर के एल्टीट्यूड में पाया जाता है ये, ऊंचाइयों पे हिमालय के। जैसे तराई का जंगल, वो भी हिमालय में ही है। उसके अलावा सह्याद्री महाराष्ट्र के अंदर जंगल है। उसके अलावा ईस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न घाट्स मतलब ये वाला घाट्स, यहाँ पे हिमालय में, सह्याद्री में, यहाँ पे तराई का जंगल है, तो यहाँ पे ये जमीन पाई जाती है। अब ये जमीन पे होता है क्या है कि इसकी जो पूरी सरफेस होती है, वो सरफेस, जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं, तो जाहिर सी बात है पत्ते गिरेंगे, तो पूरी सरफेस जो है वो किससे कवर हो जाती है? शेडेड लीव्स से। शेडेड मतलब झड़ना, जब पत्ते झड़ते हैं तो पूरी जो सरफेस है वो कवर हो जाती है पत्तों से। तो पत्तों से कवर हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे पत्ते जो हैं वो क्या होने लगते हैं? डिकेइंग होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो उसी से इसका जो कलर है वो क्या बन जाता है? ब्लैक। और उसी पत्तों की वजह से यहाँ पे ह्यूमस भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है ह्यूमस। ठीक है। अब सवाल है कि इसके अंदर कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं हम। तो इसके अंदर हम टी, कॉफी, स्पाइसेस और अदर क्रॉप्स जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली, पैडी, ये सारे क्रॉप्स हम इसके अंदर उगा सकते हैं। इसका कलर जो है ये ब्लू, ऐसे तो ब्लैक होता है, फिर कभी कहीं कहीं ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे। ऊपर से तो ब्लैक होगा ये, पर थोड़ा अंदर जाएंगे तो इसका कलर ब्लू और रेड हो जाता है। ये हो गया हमारा फॉरेस्ट सोइल। आखिरी में मार्शी और पीटी सोइल। मार्शी और पीटी सोइल किसे कहेंगे हम? दलदल वाली जमीन। मार्शी और पीटी का मतलब दलदल। अब ये जो दलदल वाली जमीन है, ये दलदल बनता कैसे? तो ये दलदल बनता है ह्यूमिड रीजन की वजह से, जहां पे बहुत ज्यादा पानी हो, तो पानी की वजह से जब जमीन जो है वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तब वहां पे दलदल क्रिएट होता है। तो ये जो दलदल है ये सिर्फ कब बनता है? रैनी सीजन में, जब बारिश होती है। बारिश वाले सीजन में क्या होता है कि पानी और मिट्टी आपस में मिल जाती है, जिसकी वजह से ये दलदल क्रिएट हो जाता है, यानी मिक्सर हो जाता है पानी का। तो यहाँ पे हम क्या उगा सकते हैं? पैडी उगा सकते हैं। ठीक है। बायोटिक एलिमेंट ज्यादा होते हैं, यानी कि जो बायोटिक यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा होते हैं। और कहाँ पे पाया जाता है ये? ओडिशा, वेस्ट बंगाल और कोस्टल तमिलनाडु, यहाँ पे ये पाया जाता है। खैर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में आता नहीं है। चलिए, अब उसके बाद ये यहाँ पे आपने मैप देख लेना है, ये मैप बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो मैप के अंदर क्या याद रखना है? यहाँ पे दो सोइल है। कौन से दो सोइल है? माउंटेन सोइल है और फॉरेस्ट सोइल। दोनों सोइल यहीं पे पाए जाते हैं। उसके नीचे आएंगे तो ये पूरा हमारा एल्यूवियल सोइल, ये हमारा डेजर्ट सोइल, फिर ये हमारा ब्लैक सोइल, ये पूरा हमारा साउथ वाला पेनिनसुलर वाला रेड सोइल। यहां साइड में ये थोड़ा सा जो है ये लेटेराइट सोइल। ठीक है। तो ये सोइल है, ये मैप में पूछा जा सकता है, तो आपने ये याद रखना है। लोकेशन, कोई भी एक लोकेशन आपने। लास्ट टॉपिक है अब हमारा, दैट इज सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है वो देख लीजिए आप। यहां पे आप देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर पानी बह रहा है, और पानी के बहने के साथ साथ मिट्टी भी बह रही है। तो जब पानी बहता है तो वो अपने साथ साथ मिट्टी को भी बहा ले जाता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। देखो इतनी बड़ी सी मिट्टी है, अब जैसे ये पानी बह रहा है तो ये पानी जो है ये मिट्टी को काट रहा है,
और मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जा रहा है। तो ये मिट्टी को बहा ले जाना, दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। और ये सिर्फ पानी ही नहीं करता है, पानी के साथ साथ हवा भी करता है। जैसे कि यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पे कोई जमीन है और यहाँ पे जमीन में क्या होगा, सोइल, मिट्टी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, दैट इज सोइल पार्टिकल्स, जमीन के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जब हवा या पानी बहता है तो वो क्या करता है, जैसे मान लो कोई पानी बह रहा है तो वो पानी क्या करेगा, अपने साथ साथ ये सोइल के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स को भी अपने साथ साथ बहा ले जाएगा। और जब हवाएं बहेंगी तो हवा भी क्या करेगी, जब हवाएं बहेंगी तो हवाएं भी क्या करेगी, अपने साथ साथ मिट्टी को बहा ले जाएंगी। धूल मिट्टी उड़ती है ना हवाओं के साथ, और इससे ही बोला जाता है सोइल इरोजन। दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। यानी सोइल इरोजन में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है सोइल पार्टिकल्स का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स। कहां से कहां हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जब भी सोइल यानी मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, जो सोइल के पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन। अब ये सोइल इरोजन होता क्यों है, तो अभी मैंने बताया या तो पानी से हो सकता है, ये वाटर से हो सकता है, या तो विंड से, विथ किसकी वजह से होता है ये, मूविंग यानी बहता हुआ पानी, एंड विंड या तो फिर बहती हुई हवा, इज कॉल्ड सोइल इरोजन। इसे ही हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन। डेफिनेशन आ गई आपको समझ में, डेफिनेशन क्या है, सोइल इरोजन मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसपोर्टेशन होना सोइल पार्टिकल्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में विथ मूविंग वाटर एंड विंड, बहते हुए हवा और पानी से। जैसे आप यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, वीडियो के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सोइल पार्टिकल्स का। ये बहता पानी है वो अपने साथ साथ मिट्टी बहा ले जाता है। देखना है अभी ये टुकड़ा जो है ये इसके साथ बह के चला जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है सोइल इरोजन। ये है डेफिनेशन, सोइल इरोजन मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इससे क्या होगा, नुकसान होगा हमारा, मिट्टी जो है वो बह के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो इससे नुकसान होगा। यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ये पेड़ों को काट रहे हैं। अगर ये पेड़ होते तो इन्होंने सोइल को पकड़ के रखा था, जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो सोइल को पकड़ के रखते हैं, तो उससे सोइल इरोजन नहीं होता। पर पेड़ों को हमने काट दिया तो देखो यहाँ से मिट्टी सब बह के चली गई, ठीक है। देखो ये ऐसा हो जाता है, अगर सोइल इरोजन होगा, मिट्टी बह के चली जाएगी, तो ये हाल हो जाता है सोइल का, ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं सोइल में, फिर ये जमीन हमारे किसी काम की, मिनरल्स भी सब बह जाएंगे, तो इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। जमीन के साथ साथ जो मिनरल्स होंगे वो भी कम बह के चले जाएंगे, तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, फिर ऐसी जमीन पे कहां से खेती कर पाएंगे हम, तो ये इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इसीलिए सोइल इरोजन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं, यानी मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम सोइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट करना मतलब रोकना। तो ये सारे मेजर्स हैं जिससे हम सोइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या मेजर्स हैं, जिस इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये गाय माता है, ये घास को खा रही है। अब ये जो घास होती है, अब इसकी रूट्स होंगी, ये ग्रास की रूट्स होंगी, और ये रूट्स क्या करेंगी, यही रूट्स क्या करेंगी, सोइल को पकड़ के रखेंगी, सोइल को होल्ड करके रखेंगी, जमीन को पकड़ के रखेंगी। अगर ये रूट्स ही ना हुई, अगर ये रूट्स ही नहीं होंगी, तो फिर सोइल को पकड़ के होल्ड करके रखने वाला कौन होगा, कोई नहीं होगा। तो ये जो ग्रेजिंग हो रहा है इसको बोलते हैं ग्रेजिंग करना, यानी गाय भैंस को चराना। ये जो ग्रेजिंग होता है, ये ग्रेजिंग से क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये घासों को खा लेते हैं। अब घासें नहीं रहेंगी तो फिर उनके रूट्स भी नहीं बचेंगे, रूट्स नहीं रहेंगे तो सोइल को
होल्ड करके रखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो सोइल होल्ड नहीं रहेगा तो फिर सोइल इरोजन ज्यादा होगा। तो अगर सोइल इरोजन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेजिंग पे रोक लगाना होगा, कंट्रोल लगाना होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं सोइल इरोजन को रोकने के लिए, तो हम कर सकते हैं प्लांटेशन। कौन सी मेथड में, कॉन्टोर मेथड में। कॉन्टोर मेथड क्या होती है, प्लांटेशन करना स्लोपी रीजन में, कुछ इस तरीके से ऐसे प्लांटेशन करना, ऐसे पेड़ पौधे उगाने चाहिए हमें। इससे क्या होगा, ऐसे पेड़ पौधे उगाने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो विंड की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। हवाएं जब बहेगी, ऐसे लाइन से हमने पेड़ उगा दिया है तो उससे विंड की स्पीड कम हो जाएगी, विंड की स्पीड कम होगी तो फिर हवाएं कम बहेगी तो सोइल इरोजन भी कम होगा। और कॉन्टोर मेथड में और भी मेथड आती है, जैसे कि आप खेती करें ऐसे, जैसे आपके पास फार्म है तो आप ऐसे लाइन से खेती करें, लाइन से ऐसे क्रॉप्स उगाएं एक पैटर्न के हिसाब से, तो इससे क्या होगा, जब पानी जो है वो स्पीड में नहीं बह पाएगा, पानी जो है वो ये क्रॉप्स उसको पानी को स्पीड में बहने से रोकेंगे, जिससे सोइल इरोजन भी कम होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम सोइल इरोजन को रोकने के लिए, प्लांट ट्रीज ऑन फैलो लैंड। फैलो लैंड्स किसे कहते हैं, ऐसी जमीनें जो बहुत टाइम से खाली पड़ी हैं, जिसके ऊपर कोई खेती हुई नहीं है। तो ऐसी जो खाली पड़ी जमीनें होती हैं उसे फैलो लैंड्स कहते हैं, जिसके ऊपर कोई खेती नहीं की जाती है, यानी कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई फसलें नहीं है, तो वहां पे फिर फसलें नहीं है तो फिर सोइल इरोजन ज्यादा होगा। तो ऐसी जमीन पे हमें क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए ट्रीज को, बहुत सारे पेड़ उगा देने चाहिए। तो पेड़ उगाने से क्या होगा, उसकी जो रूट्स होंगी वो रूट्स सोइल को होल्ड करके रखेगी, तो इससे सोइल इरोजन का खतरा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, चेक डैम्स बनाने चाहिए। अब ये चेक डैम्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो डैम्स बनाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, इन्हीं छोटे छोटे डैम्स को बोला जाता है चेक डैम्स। अब ये चेक डैम बनाने से क्या होगा, अगर मान लो ये चेक डैम नहीं बनाया तो यहाँ से पानी बहेगा स्पीड में, और पानी बहेगा तो अभी हमने देखा वो अपने साथ साथ मिट्टी भी बहा ले जाएगा, दिस इज कॉल्ड सोइल इरोजन। तो ये चेक डैम बनाने से वाटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है, फ्लो जो है वाटर का वो स्लो हो जाएगा, वाटर का फ्लो स्लो हो जाएगा तो सोइल इरोजन भी हमारा कम हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, कल्टीवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। कल्टीवेट करना चाहिए बहुत डीपली, जैसे कि यहां पे कल्टीवेशन करना मतलब खेती करना, तो डीपली खेती करनी चाहिए, उससे क्या होगा, वो सोइल को होल्ड करके रखेंगे, वाटर की स्पीड को कम करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो सोइल इरोजन था वो टॉपिक होता है खत्म। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीज पढ़नी थी हमें, एक इसकी मीनिंग और दूसरा मेजर्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन, जो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी टॉपिक आता है हमारा सोइल कंजर्वेशन। सोइल का मतलब तो हमने देख लिया, जमीन कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, जमीन को हमें बचाना है। अब जमीन को किससे खतरा है, अभी हमने पढ़ा था जमीन को किससे खतरा है, जमीन को खतरा है इरोजन से। जमीन को किससे खतरा है, इरोजन से। इरोजन कौन करता है, हवा और पानी। हवा पानी क्या करते हैं, जमीन के सोइल के पार्टिकल्स को बहा के लेके चले जाते हैं, इस जिसे हम सोइल इरोजन कहते हैं। तो वो सोइल इरोजन होगा तो फिर बहुत सारे नुकसान है, मिनरल्स चले जाएंगे, फर्टिलिटी कम हो जाएगी, जमीन जो है वो खराब हो जाएगी, लैंडस्लाइड होगी, तो बहुत सारे खतरे हैं। तो उसी से हमें बचाना है जमीन को, तो उसी को बोला जाता है सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन मतलब सोइल को इरोजन से बचाना है, यानी टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, सोइल इरोजन मींस, सोइल कंजर्वेशन मींस टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसी को बोला जाता है सोइल कंजर्वेशन। कैसे बचा सकते हैं हम वो देख लेते हैं। सोइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, प्रिवेंट द सोइल इरोजन एंड मेंटेन इट्स क्वालिटी। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना, कम करना और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो यहां पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो खतरा है वो होता है सोइल इरोजन का स्लोपी रीजन में। कहां पे होता है, जो स्लोपी रीजन होते हैं वहां पे सोइल इरोजन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जो ढलान वाली जमीनें होती है, जैसे मान लें यहाँ पे ढलान वाली जमीनें हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी बारिश होगी तो जो पानी है, बारिश का पानी स्लोप होने की वजह से, ढलान होने की वजह से बहुत स्पीड में बहेगा। यहां से पानी बहुत स्पीड में बहता है। अब पानी एकदम स्पीड में बहेगा, स्लोप है तो स्पीड ज्यादा होगी पानी की, पानी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से
स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे सोइल इरोजन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको कम कैसे करें? तो इस तरीके से हम कम कर सकते हैं कि ऐसा अगर मान लो कोई स्लोप है तो यहाँ पे हमें बना देना है छोटे छोटे गड्ढे। यहाँ पे हमें क्या बना देना है? छोटे छोटे गड्ढे, कुछ इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना देने। तो छोटे छोटे गड्ढे बनाने से क्या फायदा होगा? जब भी बारिश होगी तो बारिश का जो जितना भी पानी है वो सब पानी ये गड्ढे में स्टोर होता जाएगा। ऐसे स्टोर हो जाएगा तो पानी स्पीड में बहेगा नहीं, स्पीड में बहेगा नहीं तो फिर सोइल इरोजन नहीं होगा। और यहाँ पे पानी स्टोर हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे पानी जो है स्टोर हो गया है और यही पानी जो है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर यानी जो जमीन होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी, सोइल इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो यही पानी कहाँ चला जाएगा? जमीन के अंदर। ठीक है, इससे सोइल इरोजन का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे गड्ढे बना के हम सोइल इरोजन को कम कर सकते हैं। देखो क्या क्या कर सकते हैं हम? रेमेडीज फॉर सोइल कंजर्वेशन, सोइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो उसके लिए हम बहुत सारा ट्री प्लांट कर सकते हैं। ट्री प्लांट करने से क्या होगा? ट्री की जो रूट्स होती है, अभी हमने देखा था वही सेम जो अभी सोइल इरोजन में हमने पढ़ा कि जो ट्रीज होती है, पेड़ होते हैं, तो वो पेड़ों की रूट्स होती है यानी जड़ें होती हैं, तो उसकी जड़ें जो हैं वो जमीन में फैली होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इतना बड़ा पेड़ है, उसकी रूट जो है कितना बड़ा फैला हुआ है, तो इतना बड़ा फैला हुआ है उसके रूट्स। अब ये जो रूट्स फैला हुआ है तो ये क्या करता है? सोइल को होल्ड करके रखता है। देख रहे हैं आप कितने चारों तरफ फैला हुआ है ये, तो ये क्या करता है? सोइल को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो इससे क्या होगा? कितना भी बारिश आ जाए, कितना भी पानी बहेगा यहाँ से, वो मिट्टी को बहा के ले जा सकता नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया? चारों तरफ से उसको जकड़ा हुआ है सोइल को। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? होल्ड अप करके रखती हैं किसको? सोइल पार्टिकल्स को। इससे सोइल इरोजन हमारा नहीं होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन के स्लोप्स हैं, रिवर्स की जो गॉर्जेस हैं, तो हमने देखा अभी सबसे ज्यादा खतरा जो है वो माउंटेन एरिया पे होता है क्योंकि पानी बहुत स्पीड में बहता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? ऐसे एरियाज में ट्री प्लांट करना चाहिए, यहाँ पे पेड़ ज्यादा उगाने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सोइल इरोजन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो इससे क्या होगा? इसकी जो रूट्स होंगी वो सोइल को होल्ड करके रखेंगी। ठीक है, रिवर्स गोज अभी हमने देखा जहां पे पानी बहता है, रिवर्स होती है जहां पे, तो रिवर्स के जो किनारे वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पे जो पानी जब बहती है तो वो क्या करती है? इस किनारे वाले एरिया को बहा के ले जाती है अपने साथ, उसको अपने साथ बहा ले जाती है मिट्टी को। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना चाहिए? ट्री प्लांट करना चाहिए ये वाले एरिया में, इससे भी सोइल इरोजन बहुत कम होगा। और क्या कर सकते हैं हम? जहां पे डेजर्ट रीजन है, रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के आसपास हमें, जैसे मान लो यहाँ पे ये पूरा रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बहुत सारी रेत होंगी। अब वो रेत जो है वो एकदम लूज होती है, एक दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं होती है, तो अगर थोड़ी भी हवा बहती है तो जो रेत है वो बह के और आगे जाती है और इससे क्या होता है? रेगिस्तान फैलता है और इसी रेगिस्तान के फैलने को बोला जाता है डेजर्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है? डेजर्टिफिकेशन। तो अगर इस डेजर्टिफिकेशन को रोकना है तो क्या कर सकते हैं हम? डिजर्टिफिकेशन को रोकना है तो ये जो हवाएं बह रही है स्पीड में, ये हवाओं को रोकना पड़ेगा। तो हवाओं को रोकने के लिए क्या करें हम? इसके किनारे, डेजर्ट के किनारे चारों बाजू क्या उगा दें हम? ट्रीज उगा दें। तो ये लाइन से ट्रीज उगा देंगे इसके चारों बाजू, तो इससे क्या होगा? जब हवाएं बहेगी तो ये जो फॉरेस्ट, ये जो पेड़ होंगे, ये पेड़ हवाओं को स्पीड में बहने से रोकेंगे, तो इससे एयर की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, हवाएं बहना कम हो जाएगा और हवाएं कम बहेगा तो फिर सोइल इरोजन भी कम होगा। ये इस तरीके से हम सोइल इरोजन को कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये डेजर्ट के आसपास के रीजन में हमें क्या उगाना चाहिए? ट्रीज उगाना चाहिए एक सीरीज में, सीरीज मतलब एक लाइन में। तो उससे क्या होगा? जो विंड की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो क्या कर देगी? कम कर देगी, प्रिवेंट करेगी उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड को, जिससे सोइल इरोजन कम हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? और हम ये कर सकते हैं ग्रेजिंग पे, अभी हमने देखा उसके अंदर हमने और क्या कर सकते हैं हम? ये ग्रेजिंग पे बैन लगा सकते हैं क्योंकि ये जो ग्रास होती है इसकी रूट जमीन को पकड़ के रखती है, तो इससे भी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं हम? जो रिवर्स हैं जिसमें बहुत सारा पानी है, फ्लडेड रिवर्स। कैसी रिवर? फ्लडेड रिवर, यानी जिसमें फ्लड आ गया है, बहुत बाढ़ आ गई है, बहुत सारा पानी है। इससे क्या? पानी बहुत ज्यादा होगा तो पानी की स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, जिससे सोइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी रिवर्स का जो वाटर है वो हमें डाइवर्ट करना चाहिए सूखी रिवर्स में। कौन सी रिवर्स में डाइवर्ट करना चाहिए? सूखी रिवर्स।
जैसे मान लो ये ड्राई रिवर है, इसमें पानी बहुत कम है, तो अगर इस रिवर के पानी को हम यहाँ पे डाइवर्ट कर दें तो यहाँ पे वाटर का लेवल कम हो जाएगा। वाटर लेवल जैसे ही कम होगा तो यहाँ पे स्पीड भी कम हो जाएगी, वाटर की, पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी, जिससे सोइल इरोजन भी हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी डाइवर्ट कर सकते हैं द फ्लो ऑफ अदर रिवर्स, जो फ्लडेड रिवर्स हैं उनमें, ठीक है, ड्राई रिवर्स में। और क्या कर सकते हैं हम, पास्चरिंग, पास्चरिंग मतलब ये ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग कराते हैं, जानवरों को चराते हैं ग्रास वगैरह, तो उस पे उसको प्रिवेंट करना चाहिए। और क्या कह सकते हैं हम सब, गवर्नमेंट, सोसाइटीज, हम सब मिल के अगर काम करें तो हम सोइल को बचा सकते हैं। तो ये है सोइल इरोजन के मेथड्स। एक आखिरी मेथड आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन एंड टेरेस फार्मिंग। अब ये क्या है, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब जो टेरेस होता है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, स्लोपी रीजन वाला, वहां पे खेती करना, ये कुछ ऐसा किया जाता है। यहाँ पे ये ढलान वाली जगह है, ऐसी ढलान वाली जगह होती है, तो यहाँ पे ऐसे मेड़ बना के, बंड बना के, बंड कहते हैं, ऐसे बंड बना के यहाँ पे खेती की जाती है। तो इससे क्या होगा, ये बंड जो हमने बना रखा है, ये बंड बनाने से ये एक डैम की तरह काम करता है, चेक डैम की तरह। इससे जब भी बारिश होगी, पानी गिरेगा, तो पानी जो है वो नीचे नहीं बहेगा, यहीं पे जमा हो जाएगा, पानी यहाँ पे जमा हो जाएगा, पानी नीचे बहेगा नहीं। और यहीं पे हमें क्या करनी है, खेती करनी है, यानी यहाँ पे क्रॉप्स उगाने हैं, यहाँ पे हमें क्रॉप्स उगाने हैं। इससे दो फायदा होगा, एक तो हमारी खेती भी हो जाएगी, और दूसरा पानी बहेगा नहीं, जिससे सोइल इरोजन भी नहीं होगा, क्रॉप्स भी उग जाएंगी, और ये जो क्रॉप्स की रूट्स होंगी ये सोइल को होल्ड करके रखेगी, जिससे हमारा सोइल इरोजन का खतरा काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसे बोला जाता है टेरेस फार्म। दूसरी मेथड आती है हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन। हॉरिजॉन्टल आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, एक वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब टेढ़ा, 90 डिग्री वाला। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे स्लोप जो है वो इस डायरेक्शन में है, स्लोपी रीजन है, और स्लोप जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब इस डायरेक्शन में स्लोप होने की वजह से पानी जो है वो, वाटर जो है वो इधर की तरफ फ्लो करेगा, इधर फ्लो होगा वाटर का। तो अगर हम इसके वर्टिकल क्या कहलाएगा, इसके सीधे, और इसका हॉरिजॉन्टल मतलब इस डायरेक्शन, ये अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसको बोलेंगे हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 90 डिग्री के एंगल में। 90 डिग्री के एंगल में अगर हम खेती करें, एग्रीकल्चर करें, खेती बाड़ी करें, इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब खेती करना। तो इससे फायदा क्या होगा, तो अगर स्लोप इस डायरेक्शन में है और खेती हम ऐसे कर दें, तो इससे क्या, पानी जब इधर फ्लो करेगा तो ये जो हमने खेती ऐसे की है हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, तो वो पानी के फ्लो को रोकेगा। ये जो बंड बनाया हमने, ये पानी के फ्लो को रोकेगा, तो उससे पानी की स्पीड कम हो जाएगी। पानी की स्पीड कम होगी तो सोइल इरोजन कम हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो होता है ओवर। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, ये लेक्चर? आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।